या अल्लाह मैं नियत करती हूँ कि मैं अपने दिल, ख़यालात और जज़्बात को पाक साफ़ करूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी के बगैर तो हमें एक उसका रिज़्क़ का दाना भी नहीं मिल सकता। तो हम कैसे ये कंसीडर कर सकते हैं कि हम खुद कोई चीज़ हासिल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको लूला-लंगड़ा इंसान नहीं बनाया या आपको मेंटली पैरालाइज़्ड नहीं बनाया। ठीक है? अगर मैं सिर्फ़ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरी एनर्जी निकल जैसे ही मैं अपनी अंदर एनर्जी जनरेट करूँगी, वो एनर्जी जो है वो उसके थ्रू मैं यूनिवर्स से कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, दिस इज़ नॉट द वे। लेकिन आखिरी प्लान अल्लाह सुब्हानहू तआला का होता है। अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलना ही नहीं चाहते। आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। आप ज़िंदगी के आराम और आसाइश को गिव अप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि दीन के ऊपर जब चलना होता है तो फिर आपको हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। और साथ-साथ अपने आप से कहें कि मैं गुस्सा छोड़ रही हूँ। आई एम लीविंग एंगर, आई एम लीविंग फियर। मैं गुनाह का बोझ निकाल रही हूँ। मेरे दिल में जितनी तकलीफ़ें और पेन्स हैं वो सब निकल रहे हैं। मुझे बताओ हम बात करते हैं कि आप क्यों डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हो, वी कैन टॉक क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मैं सोफ़े पे बैठी हुई हूँ और मैंने अपनी टाँगें सोफ़े के ऊपर रखी हुई हैं। जब तक मैं उस टाँग को नीचे नहीं रखना चाहूँगी ना, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मेरा पहला कदम मैं अपने नफ्स पे रखूँगी, तो दूसरा कदम मेरा जन्नत में होगा। उसको रखकर उसको बताएँ कि मैं कितना फ़ील करती हूँ इस चीज़ को, कि मुझे उस वक़्त नहीं पता था, मैंने कितने एरर्स किए, कितनी गलतियाँ की और मुझे बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी माँगती हूँ, तौबा करती हूँ। वो ऑफेंसिव फ़ील करेगा कि मम्मा ने इस तरह मुझसे बात की है या मम्मा इस तरह मुझसे बात करी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग औरत बनाया है, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आज हमारा सेकंड डे ऑफ वर्कशॉप है व्हिच इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले तो इस सेशन के बारे में मैं थोड़ा-सा एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं समटाइम्स या फिर हम पिक्चर के दोनों सारी डायरेक्शंस को नहीं देख रहे होते हैं। यूजुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अगर उसको हम दीन से हटकर समझने की कोशिश करें तो दैट इज़ काइंड ऑफ ऐसी एक चीज़ है कि मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज़ चाहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी बेसिकली ये होती है कि मुझे कुछ भी चाहिए तो जो एनर्जी मैं मेरी फ्रीक्वेंसीज़ और मेरी वाइब्रेशंस जो यूनिवर्स को मिल रही होंगी उसी वही चीज़ जो है उसी फॉर्म में मुझे वापस रिटर्न होगी। तो उसके अंदर दीन का एलिमेंट नहीं होता, इस वज़ह से वो शिर्क की तरफ ले जाती है हमें। क्योंकि यूजुअली जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं वो ये होता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर मेरा कोई ड्रीम है या मुझे कुछ हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जब उस चीज़ का विर्द करती रहूँगी, उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करती रहूँगी और अपने दिमाग को भी वही एनर्जीज़ और वही फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रेन करती रहूँगी, तो इवेंचुअली आई विल गेट दैट गोल और आई विल गेट दैट थिंग व्हिच इज़ शिर्क। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी के बगैर तो हमें एक उसका रिज़्क़ का दाना भी नहीं मिल सकता। तो हम कैसे ये कंसीडर कर सकते हैं कि हम खुद कोई चीज़ हासिल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई प्लानिंग ना हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई मर्ज़ी ना हो, वी कांट एबल टू डू एनीथिंग, एनीथिंग, एनी सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से आई थॉट कि मैं इसको पहले एक क्लैरिटी आप लोग के सामने पेश कर दूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है समटाइम्स कोई चीज़ हमने सीखी होती है और वो हमारी नज़र से जब गुज़रती है इन अ रॉन्ग मैनर सो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अच्छा हम इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करें। तो ये ज़रूरी है इस बात को जानना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हम किस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमने अपने बॉडी एनर्जी के ऊपर काम करना है। यानी मेरी जो बॉडी एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वाइब्रेशन क्या है। अगर मैं नेगेटिव अप्रोच रखती हूँ तो हम कहते हैं ना कि जो मैंने सोचा वो हो गया, ठीक है? बट ये भी फैक्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने आप को पॉज़िटिव रखने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को दीन के साथ जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो
उसमें मैं कोई चीज़ हासिल नहीं करना चाहती, बल्कि मैं अपने तज़किए, अपने ज़िक्र, अपनी तवक्कल को टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं कितनी नेगेटिव हूँ या मैं कितनी पॉज़िटिव हूँ। उस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस में लेकर आना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को यूज़ करते हुए। बट मैंने शिप की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी, पहला पहला काम मेरा है जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, और बाद में अल्लाह के ऊपर छोड़ देना। लेकिन मैं किस तरह सोचती हूँ, मेरी थॉट्स क्या हैं, मेरी इमोशन क्या है, मैं अपने एंगर पे, अपनी फटीग पे, अपने जितनी भी मेरी इमोशंस हैं, उनके ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है और किस तरह है, मैं चीज़ों को किस तरह सोचती हूँ, किस तरह से लेती हूँ। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने बैठे हुए हैं, ताकि हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके ये सीख सकें कि थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं सिंपैथेटिक इमोशन में हूँ, लाइक मिसाल के तौर पर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ऊपर तरस खाती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास तो ये सर्कमस्टांसेस हैं, और मैं मुझसे अल्लाह सुब्हाना तआला कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं मजबूर हूँ। मैं जिस भी हालात में हूँ, मैं बेचारी, मैं कुछ कर नहीं पा रही, मेरे सामने ये हालात हैं कि मैं पिस रही हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ, फिजिकल और मेंटल अब्यूज का शिकार हूँ। तो अल्लाह सुब्हाना तआला तो जानते हैं कि मेरी मजबूरी है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। अल्लाह सुब्हाना तआला ने आपको लूला लंगड़ा इंसान नहीं बनाया, या आपको मेंटली पैरालाइज्ड नहीं बनाया। अल्लाह सुब्हाना तआला ने आपको हेल्दी जिस्म, हेल्दी दिमाग दिया है, जिसका इस्तेमाल आपने करना है। हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना तआला की जितनी नेमतों का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। उसमें एक नेमत ये भी है, और ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। क्या? मेरा दिमाग, मेरा जिस्म। मैं सोच सकती हूँ, मैं शऊर और आगाही हासिल कर सकती हूँ, मैं अपने आप को एजुकेट कर सकती हूँ टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हाना तआला's commandments, to think how the way I have to equip myself as a human being towards I should have to know कि मैंने अपने बच्चे को being a parent कैसे वेल इक्विप्ड करना है, एम्पावर करना है टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हाना तआला's commandments। अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है ना, उसका इस्तेमाल नहीं कर रही, अपने आप को बेचारी साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मेरे दिमाग का खलल है। वरना अल्लाह ने तो मुझे एक हेल्दी जिस्म और हेल्दी दिमाग दिया है। इस नेमत की मैं ये नाशुक्री इस तरह से कर रही हूँ। ये नाशुक्री है कि मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं समझती हूँ कि मैं 30 इयर्स की या 35 या 40 की हो गई हूँ, तो मेरा दिमाग अब चलता नहीं है। आप चलाएंगी तो चलेगा। आप देखें कि द वे आई ईट फूड, मेरा स्टमक उतना ही एक्सपैंड करता है। ठीक है, मैं जितनी डाइट अपने पेट में डालूंगी, मेरा मैदा खुलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने अपने दिमाग को फीड करना है। बहुत से लोग जो हैं वो दुबले पतले होते हैं, वो खाना खाते हैं, नॉर्मल उनकी डाइट होती है, लेकिन जब वो ज्यादा खाना शुरू करते हैं तो उनका मैदा खुल जाता है, वो और मांगता है, उनको और की हुड़क होती है कि मुझे और चाहिए। लाइकवाइज वो हमारे लिए ओबेसिटी है, वो हमारे लिए बीमारी है कि मैदे में एक लिमिट तक मैदे को खाना देना चाहिए। हमारा दिमाग भी उतनी ही फीड मांगता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे दिमाग का जो पैटर्न बनाया है, उसमें कोई भी नया स्किल जब मैं सीखती हूँ, कोई नई लैंग्वेज सीखती हूँ, कोई नई चीज मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे दिमाग में न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप फील करेंगे कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, या आपने पढ़ना स्टार्ट किया, या आप कुछ सीख रहे हैं, तो पहले दिन आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा, मुझे लगता है मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है मेरी एजुकेशन में। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेट सच एक्सपीरियंस के पहले दिन मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी, अगले उससे नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा बेटर फील किया, और आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ मंथ यू विल हैव एन have that kind of thought के ये मेरा दिमाग तो खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मुझे अब चीजें याद होना शुरू हो गई हैं, मुझे चीजें समझ आने लगी हैं। पहले ये इंटेलेक्चुअल बातें मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती थी, मगर अब मुझे समझ आ रही हैं चीजें। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक नई चीज सीखने में यू टेक टाइम, योर ब्रेन टेक्स टाइम।
बट एज द टाइम पासिस यू फील दैट आपका दिमाग एक्सपेंड हो रहा है, आपका दिमाग खुल रहा है और आपके दिमाग में चीजें फीड होना शुरू हो गई हैं, आपको चीजें याद होना शुरू हो गई हैं। पहले मैं हदीस पढ़ती थी तो मुझे याद नहीं होती थी, अब मैं रेगुलर बेसिस पे इसके ऊपर काम कर रही हूँ या मैं कोई कोर्स कर रही हूँ तो ये चीजें मुझे याद होती हैं, मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन दिस वे वी नीड टू बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स अल्लाह सुबहाना ताला कि मैंने मेरे अल्लाह सुबहाना ताला ने मुझे एक हेल्दी दिमाग दिया, एक सेहतमंद दिमाग दिया, उसकी इस नेमत का शुक्र अदा कैसे किया जा सकता है? अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, अपने दिमाग को अल्लाह के बंदों के लिए इस्तेमाल करके, नॉलेज गैदर करने के लिए इस्तेमाल करके, अल्लाह सुबहाना ताला ने मुझे जो जिंदगी दी है उसको प्रोडक्टिव बनाकर, उसमें अपनी सारी एनर्जीज और अपना सारा इंटेलेक्ट जो मैं सीखूंगी यूटिलाइज करके मैं अल्लाह सुबहाना ताला के सामने ग्रैटिट्यूड शो कर सकती हूँ। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है मेरे सामने। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि मैं अपने दिमाग को किसी के ऊपर अंधी तकलीद के लिए नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं ये सोचूंगी अपने दिमाग से कि ये मैंने पढ़ा था, मगर ये तो ये बता रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो शिर्क की तरफ लेके जाता है। अगर आप उसमें से दीन का एलिमेंट निकाल देंगे, अगर आप ये जहन में नहीं रखेंगे कि कदर और कजा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरी एनर्जी निकल, जैसी मैं अपनी अंदर एनर्जी जनरेट करूंगी वो एनर्जी जो है वो उसके थ्रू मैं यूनिवर्स से कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, दिस इज नॉट द वे। यूजुअली ये थ्योरी यही कहती है, ठीक है। तो इस चीज का डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी था ताकि हम, मैं और आप ये जान सकें कि हमने किसी धोखे में नहीं आना या हमारे दिमाग हमारे सामने से कोई ऐसी चीज निकले गुजरे तो हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं या स्टक हो जाएं। हमने यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिगर लेंस से देख रहे हैं, थ्रू दीन पर्सपेक्टिव, दीनी पर्सपेक्टिव के मैं कितनी अपनी सोचों अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ। द वे आई थिंक वो चीज मेरी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह सुबहाना ताला ने एक अट्रैक्शन रखी है मेरी एनर्जी में और क्रिएशन की एनर्जी में, आसपास के सराउंडेड माहौल की एनर्जी में, लेकिन आखिरी प्लान अल्लाह सुबहाना ताला का होता है। मेरे हाथ में क्या है कि मैंने अपनी इमोशंस और अपनी थॉट्स को मुहासबे में रखना है, तस्किए में रखना है, एनालाइज करते रहना है, ये मेरी ड्यूटी है। सेल्फ एनालिसिस इज माय ड्यूटी कि डेली बेसिस पे मैं कितना एनालिसिस कर रही हूँ अपने ऊपर। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जो है वो जो भी कर रही हूँ मैं अपने लिमिट्स में रहकर, रिसोर्सेज में रह के बस सही है, ठीक है, और मैं वाकई कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने आप को ये लोरियां, मीठी लोरियां दे रही हूँ कि मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, नहीं, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने आप को लेम एक्सक्यूजेस दें। अल्लाह सुब्हाना ताला तो सब देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला तो आपकी नीयत से भी वाकिफ है, आपके दिमाग में उठने वाली नीयत के खोट से भी वाकिफ है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, आपके पास जो फैसिलिटीज हैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, आप जिंदगी के आराम और आसाइश को गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि दीन के ऊपर जब चलना होता है तो फिर आपको हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। उसके लिए चाहे आपको क्या कहते हैं कुछ भी करना पड़े, मुश्किलात से भी गुजरना पड़े, इससे बड़ी कोई मुश्किल मुझे नहीं लगती कि बच्चों के साथ टैकल करना। इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतनी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन आपने अपने आप को काम डाउन रखना है अपने बच्चे के सामने। उसके लिए बिफोर हैंड मैं अपने ऊपर कितना काम कर रही हूँ। लास्ट सेशन में जो हमारा डे 1 था उसमें मैंने काफी चीजें बताई थी। अभी मैं थोड़ी सी आपको एक थेरेपी करवाऊंगी जिस जो चंद मिनट्स की होगी, बट आप चाहें तो अपने घर में जब ये थेरेपी अप्लाई करें तो कोशिश करें कि द मोर यू विल get into this therapy, the more you will have that kind of calmness which you needed, which you really needed. So मेरी जो है ना यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर जो है ना इसको फॉलो करें, और ये जो हमारी इनकंसिस्टेंट पैटर्न्स हैं इनको, इनके अंदर कंसिस्टेंसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलेस इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी हम वी आर नॉट एबल टू ओवरकम, हम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम नहीं कर सकते। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ
स्पिरिचुअल डिटॉक्स थेरेपी के हम किस तरह अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको मॉर्निंग में करें, आप इसको बच्चों के साथ करें, पहले आप इसको अकेले करके इसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद जो है वो आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं अपने तरीके से, इसमें रैंडमली चेंजेस करके ऐसा ऐसा इंसान को आइडियाज आते हैं कि अच्छा मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ या इस तरह से भी इसमें चेंज ला सकती हूँ. फर्स्टली आई रियली नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट जस्ट सिट प्रॉपरली. आपने बिल्कुल सीधा बैठना है, क्रॉस योर लेग्स एंड क्लोज योर आईज. अपने पाँव आपने जमीन पर रखने हैं या क्रॉस करने हैं, इट्स अप टू यू, या आपकी मर्जी. अगर आप सोफे पे बैठे हुए हैं या चेयर पे, आप अपने पाँव ग्राउंड पर रख लें और फील करें उसकी सेंसेशन को. या इफ यू वांट टू सिट लाइक क्रॉस करके आप बैठना चाहते हैं तो क्रॉस योर लेग्स. उसके बाद आपने नाक से सांस अंदर खींचना है 1 2 3 4 काउंट्स करके. उसके बाद 2 काउंट्स पे आप अपने सांस को रोकें, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू टेक आउट योर ब्रेथ. 6 काउंट्स करके आपने अपनी जो सांस है वो बाहर निकालनी है. बाहर भी नाक से निकालनी है जी, बाहर भी आपने नाक से निकालनी है, सॉरी मुंह से निकालनी है. नाक से सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे. ये आप 2 to 3 टाइम्स कर सकते हैं. हैव अ डीप ब्रेथ 4 times, count 4 times, and then hold for 2 counts, and then take out for 6 counts from your mouth. अपने दिमाग में खुद से बात करें, मैं महफूज हूं, मैं अल्लाह की निगरानी में हूं, अल्लाह की अटेंशन में हूं, अल्लाह सुब्हाना ताला इज वॉचिंग मी. मुझे कुछ साबित नहीं करना अल्लाह के सामने. अपने आप से बात करें दिल में, या अल्लाह मैं नियत करती हूँ कि मैं अपने दिल, ख्यालात और जज्बात को पाक साफ करूँ ताकि मैं अपने बच्चों की तरबियत सकून, मोहब्बत और शऊर के साथ कर सकूँ इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट. अब आपने आई होप सबने आंखें बंद की हुई हैं. आपने अपने आप के अराउंड फील करना है कि रोशनी और नूर आपके दिल में दाखिल हो रहा है. सांस लेते हुए आपने सांस को इसी तरह से लेना है. सांस बाहर निकालते हुए तसव्वुर करें कि डार्क स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम योर हार्ट एंड लाइट इज एंटरिंग इन योर हार्ट. और साथ साथ अपने आप से कहें कि मैं गुस्सा छोड़ रही हूं. आई एम लीविंग एंगर, आई एम लीविंग फेयर. मैं गुनाह का बोझ निकाल रही हूं. मेरे दिल में जितनी तकलीफें और पेन्स हैं वो सब निकल रहे हैं. यू आर द कंट्रोलर, यू आर नॉट एन इमोशन. ये आपने जहन में रखना है. आप कोई इमोशन नहीं है, आप कंट्रोलर हैं जिसके हाथ में ये कंट्रोल है. इसको आपने 5 दफा अपने दिमाग में रिपीट करना है जो मैंने अभी आपको प्रोसेस करवाया है. टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट, टेक इट आउटसाइड, then just imagine light is entering in your heart, dark smoke is leaving from your heart, and then you have to do a self talk that I am going to leave my anger, I'm going to leave my fear, I'm going to leave all of my burdens of sin, I'm taking out all of my pains, I am the controller of my emotions, that's why it is in my hand, I can do it.
प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दें? जी। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड टेक इट आउट. During breathing process you have to imagine कि आपके heart से dark smoke is coming out and light is entering in your heart. And also you are going to do a self-talk. I'm going to leave my anger. I'm going to leave my fear. मैं अपने गुनाहों का बोझ निकाल रही हूँ. I'm going to leave all of my pains. Because I am in charge of my emotions. I am the controller of my emotions. It's in my hand. Allah subhanahu wa ta'ala has given me such control that I can crush my nafs. I can crush my nafs. अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सांस नॉर्मल सांस लें और साइड बाय साइड जहन में लेकर आएं कि मेरे दिल का जो रस्ट है, पोल्यूशन है, वो सब निकल रही है. अस्तगफार का विर्द करें. उसके बाद या लतीफ़ो पढ़ें. जज्बाती जो मेरी इमोशनल क्या कहना चाहिए, हार्ड, जो जिस चीज़ ने मेरे दिल को हार्डन कर दिया है, जज्बाती सख्ती और जो पेन है उसको सॉफ्ट करने के लिए या लतीफ़ो. अब आ रही है मेरा? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, बीच में नहीं समझ आई. अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. अब आ रही है? अब आ रही है मेरी वॉइस? जी अब आ रही है. ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा. जब ब्रेक हो आप मुझे फौरन बताइएगा. मैं ये कह रही थी कि अब आपने नॉर्मल सांस लेना है. ठीक है, नॉर्मल जो हमारा ब्रीदिंग स्टाइल है. एंड इमेजिन के आपके मेरे दिल का जंग पोल्यूशन रिमूव हो रही है. माई हार्ट इज गोइंग टू प्योरिफाई थ्रू अस्तगफार. अस्तगफिरुल्लाह. Multiple times you can recite astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Then try to imagine मेरा दिल नर्म हो रहा है, मेरे पेन्स रिलीज हो रहे हैं. एंड देन रिसाइट या लतीफ़ो, या लतीफ़ो, या लतीफ़ो, या लतीफ़ो. And then third zikr is Hasbi Allahu la ilaha illahu. Imagine I am coming in a peaceful state. जो बेचैनी और बेसकूनी सी थी मेरे दिल से वो निकल रही है. हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ. एंड यू कैन स्पीक विद योर ओन सेल्फ. आउट लाउड भी कह सकते हैं, दिल में भी. मेरे जिस्म को जैसे साबुन साफ करता है, मेरी रूह को ये जिक्र साफ कर रहा है. अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. सूरह राद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. और फिर इमेजिन करें कि एक लाइट, एक नूर, एक रोशनी आपके पूरे जिस्म को एक ऑरा की फॉर्म में कवर कर रही है. एंड अगेन टेक डीप ब्रीदिंग फ्रॉम नोज, होल्ड इट एंड देन take out your breath slowly and gradually and open your eyes slowly.
मैं ये कह रही थी कि आप रिकॉर्डिंग सुनकर जो है ना एक्सरसाइज जो है वो कर लीजिएगा, ताकि आपको घर में खुद से ये करना आ जाए। और ये अगर हम रेगुलरली करते हैं ना, इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स, ट्रस्ट मी। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। ओके। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो हम लोग अभी लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, गुड थॉट्स क्या होती हैं, स्पीकिंग गुड, बिलीविंग अल्लाह लिसन्स, एक्सपेक्टिंग खैर। मैं आई एम रियली विलिंग टू नो अबाउट के लास्ट सेशन में और अभी जो हमने थेरेपी की है इसके थ्रू क्या आपके, व्हाट डू यू थिंक कि आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई है, या यू आर विलिंग टू कंटिन्यू समथिंग in the form of practice in your life? So I really want to know about it. Then we will move on. जी, कोई मुझे बताएगा? सुमेरा, मैं इतना नहीं कह सकती कि कोई पॉजिटिविटी या कोई बेहतरी आ गई है, पर एटलीस्ट मंडे को जब हमने सेशन लिया था उसके बाद से एक सोच जरूर डेवलप हुई है। अभी इसको प्रैक्टिस में तो नहीं मैं लेकर आ सकी। ठीक है, क्या नो आपको मेरी प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मुझे आ रही है इसमें। मुझे लग रहा है सुमेरा को नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी तो मतलब प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया है, लेकिन एटलीस्ट एक सोच तो डेवलप हुई है। एक एक बीज है जो कि डलिया है, आप देखें उसकी शाखी कब आती है। इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, ठीक है। आई डोंट नो। कट कट के आती है कभी बीच में। जी, अनफॉर्चुनेटली शैतान जो है वो काफी तेज हुआ है। इंटरनेट इशू जो है ना मेरे सेशन के दौरान जरूर होता है। अभी अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बीज ढल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ और मैंने अपनी टांगे सोफे के ऊपर रखी हुई हैं, जब तक मैं उस टांग को नीचे नहीं रखना चाहूंगी ना, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अपने नफ्स के ऊपर पांव रखने की कोशिश नहीं करूंगी तो कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जिस खालिक ने मुझे खल्क किया है मैं उसकी गुलाम हूँ, ठीक है, और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक 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 कदम उसकी रज़ा के मुताबिक उठाने की कोशिश करूँ। तो मैं अपने उठाए हुए हर कदम के उठने से पहले ये सोचूंगी कि क्या इसमें उस रब की रजा मौजूद है कि नहीं है। तो जब मैं इस बारे में सोच रही हूं, ठीक है, और मैं ये सोच रही हूँ कि सुबह उठ के मैंने ये रिमाइंडर देना है अपने आप को, ये प्रैक्टिस करनी है, ये इससे मेरा नफ्स जो है या मेरी रूह पाकीज़ा हो सकती है। आई कैन प्योरीफाई माई हार्ट, माई सोल, माई ब्रेन थ्रू दिस प्रैक्टिस। और उसके बावजूद डेली बेसिस पे मुझे अपने आप को ग्रैब करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। दैट्स फाइन, दिस इज अ प्रोसेस। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने में ही हमें कई दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक स्पार्क होता है, एक जुस्तजू होती है कि नहीं, मैंने ये काम करके अपने आप को ग्रूम करना है, अपने अंदर चेंज लेकर आना है। आप देखें, हम दुनियावी कामों में हम कोशिश करते रहते हैं और इवेंचुअली हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो दुनिया तो हमारी एक पानी के बुलबुले से कम हैसियत नहीं रखती, लेकिन जिस जिंदगी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला यानी आखिरा, उसके लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए
कि उस जिंदगी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, उसको हासिल करने के लिए अगर मैंने अपने आप को इस कंफर्ट जोन से नहीं निकाला तो मेरा क्या होगा। तो मैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मेरा कदम, पहला कदम मैं अपने नफ्स पे रखूंगी तो दूसरा कदम मेरा जन्नत में होगा। और नफ्स एक बेलगाम घोड़े की तरह आपको काबू करने की कोशिश करता है। उस बेलगाम घोड़े को आपने कंट्रोल करना है, बिकॉज यू आर द इंचार्ज ऑफ योर नफ्स, यू आर द इंचार्ज ऑफ योर इमोशंस। अपने ट्रिगर्स को काउंट करें, अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम करें। मैं आपको एक और छोटी सी थेरेपी बताती हूँ। बहुत लोगों के ट्रॉमाज होते हैं, बहुत लोगों की बैड मेमोरीज होती हैं जो फ्लैशबैक्स की फॉर्म में उनको तंग करती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रिगर्स की शक्ल में हमारे बच्चों के ऊपर एक आउटबर्स्ट फॉर्म में एक्सपोज होती हैं, और हम फिर रिएक्ट कर जाते हैं एक रिएक्टिव साइकोलॉजी में पढ़ के, और हम उसको ईगो इशू बना लेते हैं। आप बेशक डेली ना करें वो एक्सरसाइज, आप वीकली कर लें, मगर ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है डेली करने की जरूरत है। ठीक है, आई होप मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सबको। जी जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक्सरसाइज आप बेशक ट्वाइस अ वीक कर लें, वंस अ वीक कर लें, मगर करें जरूर। आपको जो लगता है कि आपके फ्लैशबैक्स क्या हैं या आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है, उस सिचुएशन को अपनी मर्जी, अपनी पसंद की सिचुएशन बनाने के लिए आप इसी तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन की फॉर्म में बैठेंगे, आईज क्लोज करेंगी और इमेजिन करेंगी आप जिस भी उम्र में, जिस भी वक्त आपके साथ वो मिसहैप हुआ या इंसिडेंट हुआ, आपने आईज क्लोज करके अपने आप को उसी एज में एंटर करना है और इमेजिन करके आप उस सिचुएशन में चली जाएं और अपनी मर्जी की उस सिचुएशन को अपनी मर्जी के तरीके से प्रिडिक्ट करें इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। कि अगर उस सिचुएशन में आप होती तो आप ये चाहती थी कि ये होता। आप इस थेरेपी को करके देखें, यू विल फील अमेज्ड। और इसके अलावा मैंने जो राइटिंग थेरेपी बताई है उसको करके देखें, आपको फील होगा कि ये एक मिरेकलस थेरेपी है। आपके ट्रिगर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, आप चीजों को सॉर्ट आउट करने लगेंगे इजीली। इन चीजों के ऊपर काम जरूर करें। अपनी थॉट्स को एनालाइज करें डेली बेसिस पे कि क्या मैं अच्छा सोच रही हूँ, चाहे किसी के बारे में भी सोच रही हूँ, अपने बारे में या किसी के बारे में भी। अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, अच्छे अल्फाज को चूज करें बोलने के लिए। थिंक बिफोर यू स्पीक कि आप क्या बोलने लगे, उसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अल्लाह के ऊपर तवक्कल कितना है आपका, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या हमारी जिंदगी में कोई भी चीज हो रही होती है ना, हम परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ तवक्कल, हमारा अल्लाह के ऊपर तवक्कल नहीं होता। और हमेशा इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, एक कीड़ा अपनी जगह से उधर नहीं हिल सकता, एक रिस्क का दाना मेरे मुंह में नहीं जा सकता। तो मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि ये मुश्किल मेरी जो आई है ये अल्लाह की मर्जी के बगैर है, ये आजमाइश जो है ये इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है, कोई मर्जी है, कोई मेरे लिए कोई फायदेमंद चीज है। उसका यकीन होना बहुत जरूरी है। आपको पता है योर चाइल्ड बिकम्स व्हाट यू रिपीटेडली एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। आप जो सोच रही हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, हाउ टू डील यू आर डीलिंग विद योर चाइल्ड, हाउ यू आर डीलिंग विद योर नेबर्स पीपल, आपका बच्चा आपको टोटल रेप्लिकेट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने पैटर्न्स को मैप करें और सोचने की कोशिश करें कि ये पैटर्न कैसे शुरू होते हैं, कहां से जड़ है और कहां जाके रुकती है, वो जो मैंने लूप बताया था लास्ट टाइम। इसके लिए आप एक काइंड ऑफ मैप भी बना सकते हैं, विजुअल मैप विच इज इंक्लूडेड इन 4 लेयर्स। फर्स्ट लेयर में मेरी इमोशनल स्टेट होती है। वो इमोशनल स्टेट क्या हो सकती है?
एंशियसनेस, कामनेस, एंगर, होपलेसनेस और होपफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, कोई सी भी इमोशन हो सकती है। दिस इज द लेयर 1। लेयर 2 में मेरा चाइल्ड्स बिहेवियर, माय चाइल्ड्स बिहेवियर वो क्या हो सकता है? क्लिंगी, अग्रेसिव, शाय, जॉयफुल, कॉन्फिडेंट, कंफ्यूज्ड, हेजिटेंट, कुछ भी हो सकता है। लेयर 3 में क्या है? मेरा रिएक्शन पैटर्न, उसमें मैं शाउट भी करती हूँ, समटाइम्स इग्नोरेंट भी हो जाती हैं चीजें, गाइडलाइन, गाइडिंग, गाइडेंस, लिसनिंग, ये सारी चीजें, जितने भी रिएक्शंस हैं वो लिखें लेयर 3 में। लेयर 4 में व्हाट आई वांट टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करना चाहती हूं मैं? पीस, कोऑपरेशन, बॉन्डिंग, रिसेंटमेंट, नेगेटिव एनर्जीज, क्या? ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी पीस होगा, कोऑपरेशन होगा, बॉन्डिंग होगी, अफेक्शन होगी, लव होगी। So try to do such kind of activity, like you can draw your map and try to identify कि mismatch कहाँ पर हो रहा है। इन 4 layers में किन चीजों पे काम करने की जरूरत है, how to overcome, how to cope up the things, जो मिसमैच हो रही हैं चीजें उनको आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लाइक फॉर इंस्टेंस, लेट मी टेल यू सम एग्जांपल के एक मदर का इमोशनल स्टेट क्या है? शी इज स्ट्रेस्ड। बच्चे का क्या होगा बिहेवियर? टैंट्रम्स, थ्रोइंग। रिएक्शन मदर का क्या होगा? शाउट या शाउटिंग और समथिंग लाइक बैड रिएक्शन। लेकिन मेरा डिजायर्ड, जो मदर का डिजायर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा? काम बॉन्डिंग। अब मैं ये डिजायर तो कर रही हूँ कि काम बॉन्डिंग होनी चाहिए, बट मुझे लेयर 1 पे जाना पड़ेगा, फिर लेयर 2 को देखना पड़ेगा, फिर 3 को, एंड देन आई रियलाइज के ये लेयर्स तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हाउ कैन आई गेट माई डिजायर्ड रिएक्शन? उस पर काम करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शोज द शिफ्ट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर वाइब्रेशन, योर फ्रीक्वेंसी। आपकी बॉडी से, आपके बॉडी ऑरा से कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी वाइब्रेशन पास आउट हो रही है around yourself, around your environment, towards your child. Second tool is that कि हमें अफर्मेशन सर्कल रखना चाहिए। अब आपकी मर्जी है वो हाउ फ्री। जी 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 बोले। मैं आपको सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप जो एग्जांपल दे रही थी बीच में आपकी आवाज भी कट गई थी कि अगर मदर स्ट्रेस है और तो चाइल्ड का बिहेवियर भी उसी के रिस्पॉन्डिंग होता है। मतलब अगर बच्चा कोई चीज कर रहा है तो इट्स बिकॉज ऑफ द मदर्स इमोशन एंड बिहेवियर, जिसकी वजह से चाइल्ड वैसे ही रिएक्ट करता है। और उसके बाद थर्ड था रिएक्शन पैटर्न। तो वो पैटर्न का क्या मतलब है, हमारा पैटर्न या बच्चे का पैटर्न? देखिए मैंने आपको 4 लेयर्स बताई, ठीक है। फर्स्ट लेयर में मेरी इमोशनल स्टेट है बीइंग अ मदर, कि मैं हाउ एंशियस और काम और एंग्री और होपफुल और ग्रेटफुल एम आई, ओके। सेकेंड लेयर में बच्चे का बिहेवियर है, हाउ ही इज थ्रोइंग द टेंट्रम, ठीक है। अगर मैं एंशियस हूं, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अपने बच्चे से कह रही हूं तुमने ये वाला काम नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट लेयर का जो रिएक्शन है वो मेरी साइड से गया कि मैंने कितना काम होके या कितनी एंगर मोड में बच्चे के साथ बात की। सेकेंड लेयर में बच्चे का बिहेवियर आता है रिएक्टिव साइकोलॉजी के तौर पे, कि वो अग्रेसिव होगा या वो कॉन्फिडेंट होगा, हेजिटेंट होगा, या वो ऑफेंसिव फील करेगा कि मम्मा ने इस तरह मुझसे बात की है या मम्मा इस टोन में मुझसे बात कर रही है। और थर्ड लेयर में मेरा खुद का रिएक्शन पैटर्न होगा, बच्चे के बिहेवियर के बाद मैं उस चीज में रिएक्ट करूंगी। अगर मैं शुरू में ही स्ट्रेस आउट थी तो बच्चा जब मेरे स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली बच्चे ने मेरे एक्शन के ऊपर रिएक्ट करना है। ही डजंट नो, आई हैव टू टीच माई चाइल्ड हाउ टू रिएक्ट इन सम एक्सटेंट टूवर्ड सच बिहेवियर्स। मेरा बच्चा मुझसे टीचिंग्स ले रहा है, वो लर्न कर रहा है कि मम्मा कैसे टीच कर रही हैं थ्रू हर बिहेवियर। मैं उसे उसे कह नहीं रही, उसको दिखा रही हूँ एज अ रोल मॉडल कि मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ और जिस टोन में बात कर रही हूँ, जिस मेंटल स्टेट में बात कर रही हूँ, मेरा बच्चा उसी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसी के ऊपर रिएक्ट करेगा।
बिकॉज उसको नहीं पता, वो तो सीख रहा है मुझसे। बीइंग अ पेरेंट वो मुझसे सीख रहा है कि दुनिया को कैसे डील करना है, दुनिया में आपस में बात कैसे की जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब बच्चे का बिहेवियर मेरे पास आएगा थर्ड लेयर में, फिर मैं और आउटबर्स्ट हो जाऊंगी कि मैंने बच्चे से ये पूछा है तो ये मुझे इस तरह जवाब दे रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई। आई वुड बी आई वुड बी इन अ डिक्टेटरशिप फॉर्म। जब हम पेरेंट ऐसे पेरेंट बन जाते हैं ना जो डिक्टेटरशिप में आ जाता है कि अच्छा तुमने करना ही करना है। मेरा बच्चा मेरा स्लेव नहीं है, मेरा गुलाम नहीं है, वो अल्लाह का गुलाम है। मेरा बच्चा मेरे पास अल्लाह की अमाना है। मैंने उस अमानत की हिफाजत उस तरीके से करनी है जिस तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुरान में बताया है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखते हुए कि वो बच्चों से कैसे बात करते थे, वो बच्चों के साथ उनका क्या बिहेवियर था, उनका क्या किरदार था। जी सैरिश। लेकिन अगर आपने बहुत तमीज से ही कोई चीज पॉइंट आउट की है, अच्छे से ही बोला है, लेकिन बच्चा आपको बुरे से रिप्लाई कर रहा है, एंशियस होके, फ्रस्ट्रेट होके, गुस्से में आके, आपने तो इनिशिएट नहीं किया, तो वहां से या तो वो पुराना पैटर्न जो चला आ रहा है इस वजह से हो रहा है, इसको कैसे देखेंगे फिर? इसलिए मैंने आपको ये कहा ना कि सेकंड लेयर में बच्चे का बिहेवियर है, ठीक है। अब उस बच्चे का बिहेवियर अगर आपका डिजायर्ड रिएक्शन नहीं है, यानी अगर आप पोलाइटली भी बात कर रही हैं फिर भी बच्चा एंशियस है या ही डजंट लाइक कि आप चाहती हैं ये वाला काम कर ले, उसका दिल नहीं कर रहा, तो वो बदतमीजी भी कर सकता है। इट्स ओके, ही इज अ चाइल्ड एंड यू आर द पेरेंट, यू आर अडल्ट। सो आई एम नॉट सपोज टू फॉरगेट कि मैं अडल्ट हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे के साथ अप्रोप्रिएटली बिहेव करना है। क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे ये पता है क्या सीखेगा कि एक बंदा अगर एक गाली देता है या बुरा भला कहता है तो मैंने उस जैसा बनकर उसी के लेवल पे जाके उसके साथ उसी टोन में बात नहीं करनी, बल्कि मैंने उस बिहेवियर को पोलाइटली टैकल करना है। आप देखें एक वक्त में आपका बच्चा आपके बिहेवियर से 10 चीजें सीख रहा है। एक तो ये कि दुनिया ऐसी है, दूसरी चीज ये कि अगर मैं बैडली बिहेव भी कर रहा हूं, मेरी मम्मा कितना पोलाइटली बिहेव कर रही है। इवेंचुअली आप क्या देखेंगी, कुछ टाइम के बाद बच्चा खुद आएगा एम्बैरेस होके कि मम्मा मैंने आपके साथ कितना हार्श बिहेव किया, इवन दो कि यू वर सो पोलाइट। जी अस्मा। अच्छा, सुमेरा, आपसे ये डिस्कशन होती रहती है ज़ैरिन को लेके। एक चीज जो मैंने रिसेंटली उसके साथ स्टार्ट की है ना, क्योंकि वही बात थी कि मैं चीख के बोल रही हूँ, वो आगे से वही चीखना ही वो रेप्लिकेट करती थी जब मैं उससे बात करती। यानी लेट सपोज मैंने अगर कोई चीज करवानी है तो वो नहीं कर रही तो मैं चीख चीख के कहूंगी कि करो। फिर ऐसा होना शुरू हो गया कि मैं बड़े नॉर्मल वे में उसे कह रही हूँ कि कोई काम करूंगा, तो वो मुझे चीख के कह रही है मैं नहीं करूंगी। तो वो फिर मैं आगे से और रिएक्ट करती थी। तो आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो उसके बाद वी बोथ सैट टुगेदर, हमने कहा कि ये इस चीज के ऊपर जो है ना वो हमें काम करने की जरूरत है कि ना मैंने चीखना है ना आपने चीखना है। तो इसके ऊपर अभी भी वर्किंग चल रही है, कहीं ना कहीं जाके वो हमारा वो लूप फिर से क्रिएट हो जाता है चीखने वाला। लेकिन एक चीज जो थोड़ा सा स्लोली एंड ग्रेजुअली फर्क आया ना, वो ये आया कि व्हेन इफ आई शाउट तो वो मुझे फौरन बोलती है कि देखा मामा अब आप शाउट करके बात कर रही हैं। तो वो एकदम से मैं थोड़ा सा नीचे में, मतलब मेरा वॉल्यूम नीचे होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। तो फिर और समटाइम्स ये होता है कि मैं बड़े आराम से उसको कह रही होती हूँ कि ये काम ऐसे है, और वो आगे से जब शाउट करती है तो मैं उसको कहती हूँ देखा ये आप शाउट कर रही हो। तो ये अभी हम उस इनिशियल स्टेज पे हैं जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। ये एक दूसरे को रिमाइंडर्स देने शुरू कर दिए हैं हमने कि नहीं ये चीज नहीं होगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम एक दूसरे को रिमाइंडर्स दे दें तो सिचुएशन काफी अच्छी हैंडल हो जाती है। लेकिन समटाइम्स वही होता है कि क्योस अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम दोनों भूल जाते हैं एक दूसरे को ये रिमाइंडर देना। जैसे कल रात ये हो गया था, तो वो काफी सिचुएशन खराब हुई। तो बस 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद मुझे भी याद आया, उसको भी याद आया, मेरी सैट में अभी तो ये वाला सिनेरियो चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक चीज जो इन्होंने सैरिश ने मेंशन की ना, कि जब बच्चा शाउट करे तो हमारी अगर उससे पहले ये वाली कम्युनिकेशन हुई होगी ना कि नहीं हमने एक दूसरे पे शाउट नहीं करना, ये वाला एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो आप उसको उस वक्त भी कह सकते हो कि देखो बेटा ये शाउटिंग का कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको आराम से भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली कहीं किसी एक म्यूचुअल पॉइंट पे आके दोनों की डेवलपमेंट वो वाली हो जाएगी कि शाउट नहीं करना पड़ेगा।
जी वैसे बिल्कुल। मैं ये बात कर रही हूँ 10-11 साल वाली बच्ची के साथ मैं हैंडल कर रही हूँ। छोटे बच्चों के साथ तो वो उनके टेंट्रम्स को वो नहीं अंडरस्टैंड करते, उसके ऊपर आप बेहतर गाइड कर सकती हम्म। देखिए मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ अस्मा आपकी बात से, मगर मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन ना कभी कभी डेविस्टेटेडली बच्चे को डैमेज करती है। क्यों? क्योंकि हैं। क्योंकि देखिए आप और मैं जो है ना, हमारा जो ब्रॉटअप हुआ है ना, वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल पेरेंटिंग मॉडल के ऊपर हुआ है, ठीक है। इसलिए हम अपने जो इश्यूज हैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, एंगर इश्यूज, गुस्से वाले इश्यूज, शाउट करते हैं फलाना ये वो सारा कुछ। मगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं और आप ऐसे पेरेंट बनेंगे ना कि कभी हम ठीक हैं, कभी हम यहाँ हैं, कभी हम वहाँ हैं, ये कभी कभी वाला जो पैटर्न है ना, ये हमारे बच्चों को डैमेज इसलिए कर देगा क्योंकि हमारे बच्चे भी हम जैसे ही पेरेंट बनेंगे। हमारे बच्चे वैसे पेरेंट नहीं बन पाएंगे जैसा हम उनको बनाना चाहते हैं। इसलिए बार बार मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं ग्रैटिट्यूड को लेके, हमारे रिमाइंडर्स को लेके, हमारी जो दिल और दिमाग की जो मैं सफाई की बार बार बात कर रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक वक्त आए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए माशाल्लाह, कोशिश भी करिए, लेकिन कोशिश करें अपने आप को एक टारगेट दें। टारगेट दें कि या और अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद मांगे, अल्लाह सुब्हाना ताला से कनेक्ट करें। डेफिनेटली अल्लाह सुब्हाना ताला मदद करेंगे कि मैं अपने आप को एक टारगेट देती हूँ कि इन 2 हफ्तों में या इन 2 महीनों में मैंने अपने टेंट्रम्स के ऊपर इस कदर काम करना है कि मैं जीरो, यानी 100 में से 50% हो गया, फिर 40%। तो इसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे डेली बेसिस पे इसका एक चार्ट बनाएं, खुद अपने आप को देखें। जब तक अपने आप को हम गोल ओरिएंटेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरकमिंग माय वीकनेस नहीं करेंगे ना, तो मैं रैंडम खेल खेलती रहूंगी। ये रैंडम गेम जो है ना, ये हमें भी डैमेज कर रहा है, हमारे बच्चे को भी डैमेज कर रहा है। हमारा बच्चा भी ये कहकर जस्टिफाई हो जाएगा कि मैं कर तो रही हूँ कंट्रोल अपने टेंट्रम्स पे, नहीं हो पा रहा लेकिन कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा लेकिन कर रही हूँ। ये जो कभी कभी वाला पैटर्न है ना, ये डैमेजिंग है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वजह से रेगुलर प्रैक्टिस में चीजों को अपने लेकर आना जरूरी है। रेगुलर कम्युनिकेशन बच्चे के साथ होना जरूरी है कि अगर बच्चा जो है ना, वो उसके उसके अंदर वो पैटर्न्स देखे ना डेवलप हो रहे, ठीक है, कि वो शाउट कर रहा है, वो आपको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर से उन टेंट्रम्स को माइनस करते 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 एक टाइम आए कि बच्चा हफ्तों और महीनों आपके अंदर वो पैटर्न नहीं देखेगा ना, तो ट्रस्ट मी बच्चा अपने उसी पैटर्न को छोड़कर आपके पैटर्न्स के ऊपर चल पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो रही है ना, इसका मतलब कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग। वो फिर वो पैटर्न हम कभी भी ठीक नहीं कर सकेंगे अगर हम अपने काम में अपनी किसी भी 2 या 4 प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी का एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे तो। जी अस्मा। अच्छा सुमेरा, यहाँ पे एक चीज और गाइड करें। जैसे मेरी बेटी है, वो 11 साल की है, ठीक है। क्या मेरा उसके साथ ये कम्युनिकेट करना, इस चीज के ऊपर बैठ के हमने टेबल टॉक करते हैं या इस तरह से हम उसको इस पूरे प्रोसेस का, 11 साल का बच्चा इतना केपेबल है कि उसको इस पूरे प्रोसेस का कि हाँ मेरे भी ये मूड टेंट्रम्स का या ये एंगर इश्यूज हैं, आप में भी वो डेवलप हो रहे हैं, तो ये टेबल टॉक जो है ये इज इट अ हेल्दी एक्टिविटी, या ये भी हम उसके सामने, क्योंकि मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जब आप अपना, पढ़ा नहीं था ये, मुझसे किसी ने डिस्कस किया था कि जब आप अपना बहुत ही जो है ना वो वीक साइड बच्चे को दिखाते हो, तो फिर बच्चा जो है वो ये फील करने लग जाता है कि अगर मेरा एंकर, क्योंकि पेरेंट्स आर हिज और हर एंकर्स, तो वो अपने पेरेंट्स को जब देखते हैं या मदर को जब देखते हैं कि वो खुद इतनी वीक है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो वो फिर वो कहते हैं कि हमारा एंकर इतना वीक है, तो फिर मतलब हम कहाँ जाएं। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए कि अच्छा आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग, तो आप उसको कम्युनिकेट करते हो तो वो और ज्यादा वीक फील करता है कि भाई मैं अपने किस कंधे पे सर रख के रहूंगा अगर मेरी मदर या मेरे पेरेंट्स ही इतने वीक हैं। तो नहीं देखिए। मैं इस चीज की क्वालिटी चाह रही हूँ कि जी। क्या कम्युनिकेशन, जैसे मैं अब जैरिन के साथ मैं और वो बैठते हैं और हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हमारी इस तरह की सिटिंग हो रही है, तो इज इट अ गुड आइडिया कि मैं और वो दोनों इकट्ठे रिकवर भी कर रहे हैं या प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो आपकी वाली बात मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए,
लेकिन ये वाली चीज भी आप मुझे बताएं कि ये चीज डिस्कस होनी चाहिए बहुत एक्सेस नहीं बच्चा जी, बहुत एक्सेस कम्युनिकेशन इस टॉपिक पे ना हो। हाँ, आपसे कोई अगर मिस्टेक हुई है आप अपोलोजाइज करें और उसको बताएं कि ये दिस शुड नॉट बी यू कैन से एन ऑप्शन के हम जो है ना मिसबिहेव करें। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ और आप अपोलोजेटिक भी हैं, बट आपने अपने आप को वीक शो नहीं करना। आपने बताना है उसको, आपने अपने दीन को बीच में जरूर उसका एलिमेंट रखना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे बहुत स्ट्रांग औरत बनाया है, आपको एक स्ट्रांग इंसान बनाया है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर वो काम कर सकते हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिसकी कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर रखी है, और हम इतने स्ट्रांग हैं, इतनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर है कि हम अपने दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेन कर सकें, क्योंकि हम इंचार्ज हैं, हम कंट्रोलर हैं अपने दिमाग के, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद के साथ। ये भी साथ में हमने देखे कम्युनिकेशन कंप्लीट करनी है, और पॉजिटिव टॉक, नेगेटिव वर्ड्स यूज करने से अवॉइड करें, और बाउंड्रीज देखें। हम बच्चों के साथ बड़े क्लोज होते हैं और फ्रेंडली बिहेव भी करते हैं और उनसे ये चीजें भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ बच्चे को ये बताना भी जरूरी है, देयर आर सम बाउंड्रीज, देयर आर सम लिमिट्स, के बच्चा उस लिमिट से बाहर निकल के आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कि लाइक फॉर इंस्टेंस के मिसबिहेव कर जाए बच्चा, आपको ताना देने पे आ जाए, ठीक है, वो वाला काम बच्चा ना करे। इतना उसको फ्रीडम दें कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन आपके साथ आकर हर बात को शेयर कर सके। उसको पता हो कि आप उसको जज नहीं करेंगी, वो वियर्ड से वियर्ड बात भी कर ले, आप उसको वार्म वेलकम करेंगी और उसको उसके साथ टेबल टॉक करेंगी, नॉर्मल चिट चैट करेंगी और उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगी। और अगर आपको भी उस चीज की नॉलेज कम होगी तो आप मिलकर उस पर रिसर्च करेंगे उसके साथ, मगर उसको ये बात पता हो कि वो जज नहीं की जाएगी, वो डांटा नहीं जाएगा, उसको जो है वो उसके ऊपर शाउट नहीं किया जाएगा, तब उसके अंदर से वो हेजिटेशन निकलेगी और शी विल फील कॉन्फिडेंट, शी विल फील सेफ अंडर योर सुपरविजन, कि हाँ मैं आंख बंद करके अपनी मामा से बैठ के बात कर सकती हूँ। उसके लिए आपने कंसिस्टेंट कम्युनिकेट नहीं करना बैठकर बार बार के देखो मुझे गुस्सा आया, देखो मुझे। अगर वंस या ट्वाइस इन अ वीक ये पैटर्न हो रहा है, लेकिन अगर एवरी आफ्टर एवरी 1 or 2 days ये चीजें हो रही है ना, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। लेकिन अगर वंस इन अ वीक हो रही है, ट्वाइस इन अ वीक हो रही है, इसको जितना कम कर सकती हैं करें। आपकी साइड से ऐसा बिहेवियर, ऐसे टेंट्रम्स या इस तरह का पैनिक और क्योटिक चीज बच्चे के सामने ना हो। कोशिश आपको उसमें पूरी कोशिश, अपनी पूरी एफर्ट लगानी है, क्योंकि जब आप ये फील करेंगी कि आपके अंदर से ये ट्रिगर्स आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे काम कर रही हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, इसके बावजूद आप देखेंगी कि वो जो आपका पैदा किया हुआ या मेरा पैदा किया हुआ, जो मेरे पैदा किए किए हुए इश्यूज थे, वो आपके बच्चे के दिमाग से महीनों बाद जाएंगे। तो उसके लिए मुझे रेडी रहना जरूरी है कि मेरा एंगर बच्चे के अंदर जा चुका है some %। तो अगर मैं 100% पॉजिटिविटी भी उसके सामने शो करती हूँ ना, तो आई शुड बी रेडी टू एनकाउंटर ऑल ऑफ दोज सिक काइंड ऑफ बिहेवियर्स, कि बच्चा शाउट भी कर सकता है, बच्चा टेंट्रम भी थ्रो कर सकता है, एंगर मोड में भी आ सकता है, बदतमीजी भी कर सकता है, मे बी कि उसकी वोकेबलरी में भी वो कुछ बैड वर्ड्स आ जाएं जो उसने आपसे या कहीं बाहर से सीखे हों। तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में ये सोच रखनी पड़ेगी। समटाइम्स ये होता है ना कि अरे मैं तो पॉजिटिव हूँ, फिर ये मेरा बच्चा क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि आपका बच्चा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ 100% पॉजिटिव चल रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसका 100% पॉजिटिव बिहेवियर नजर आ रहा है। अगर मेरे बच्चे ने बाहर किसी आसपास के माहौल से या किसी बंदे से कोई नेगेटिविटी ले ली है, या घर के अंदर ही जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो किसी इंसान से कोई बैड इफेक्ट ले लिया है, तो डेफिनेटली वो आपके सामने उसी तरह रिएक्ट करेगा। उसके ऊपर आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना, आपने काम डाउन होकर उससे बात करनी है कि आई कैन सी दैट यू आर फीलिंग डिस्टर्ब, मुझे बताओ, हम बात करते हैं कि आप क्यों डिस्टर्ब फील कर रहे हो, वी कैन टॉक, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और आपको गुस्सा आ रहा है, दैट्स फाइन, गुस्सा उसको बताएं, एक्नॉलेज करें कि आई कैन फील दैट यू आर एंग्री,
और एंग्री होना कोई एबनॉर्मल फीलिंग नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक फितरा बनाई है। बट हमने उस एंगर मोड को किस तरह रिजॉल्व करना है या रेगुलेट करना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। और आपने कम्युनिकेशन से पहले बच्चे के सामने उस चीज को प्रैक्टिस करना है। आपका बच्चा देख रहा है मम्मा को गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में आप एकदम बैठ जाएंगी और आप बैठकर डीप ब्रीदिंग करेंगी। आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रस्ट मी। आप ये एक दो बार उसके सामने प्रैक्टिस करेंगी, आपका बच्चा जब फील करेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को रेप्लिकेट करेगा, रिपीट करेगा। और आप हैरान हो जाएंगी कि मैंने तो इसको नहीं बताया, मैंने तो इसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया। बट ही इज वॉचिंग यू, ही इज ऑब्जर्विंग यू। खामोशी से वो आपके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कितनी क्योटिक हो गई हैं या कितनी कामनेस के साथ आपने अपने गुस्से को रेगुलेट करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। या वो देखेगा कि मम्मा को गुस्सा आ रहा है तो मम्मा जाके पिलो को पंचिंग कर रही हैं, उसमें कोई दरवाजा नहीं मार रहा, कोई पाँव जो है वो पटक नहीं रहा, कोई जो है वो हिस्टेरिक सिचुएशन नहीं हो रही, या हाइप नहीं जो है वो क्रिएट की जा रही। तो बच्चा उसी तरह द वे यू आर शोइंग योर चाइल्ड कि आप अपने एंगर को किस तरह से डील कर रही हैं, वो उसी तरह डील करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ट्रस्ट में आपको उसके ऊपर कम्युनिकेट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है और बच्चा जो है वो क्योंकि देखें बच्चा, मैं अगर पॉजिटिव हूं, जैसे अभी सैरिश ने क्वेश्चन किया, ठीक है मैं तो सही बात कर रही हूँ लेकिन बच्चा एंगर मोड में है, तो बच्चे को ये बात बुरी लग सकती है कि हाय मम्मा मुझे काम का कह रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा, आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू डू समथिंग। तो बच्चा गुस्सा दिखाएगा, मिसबिहेव करेगा। आपने उसको काम डाउन रह के टैकल करना है। ये थर्ड लेयर थी कि आपका रिएक्शन बच्चे के सामने क्या होना चाहिए। शाउट करेंगी, गाइड करेंगी, उसके साथ बैठकर बात करेंगी, उसको अक्नॉलेज करेंगी कि हाँ आई कैन फील यू आई कैन सी दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आप ऑप्शन देंगे अपने बच्चे को, ऐसा करते हैं कि हम 10 मिनट कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि मेरा बच्चा, हम जो है वो थोड़ा सा फन फील करे, और उसके बाद फिर आप वो काम कर लेना, नो प्रॉब्लम। इफ यू विल फील डिफिकल्ट टू डू समथिंग, टू डू दैट वर्क, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, वी कैन सी कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। बच्चे को ऑप्शंस दे। जब आप उसको पॉजिटिव वे में उसके एंगर को डील करेंगी और उसको ऑप्शंस देंगी, तो वो फिर उसके पास तीसरा चौथा कोई एस्केप नहीं होगा कि मैं अब बच सकूं इस काम से। वो क्योंकि उसको आपने ऑप्शन दे दिए, तो अब उसको उस ऑप्शन में से एक ना एक ऑप्शन तो चूज करना है। और फिर ही वुड बी एक्साइटेड कि जब आप ये कहेंगी चलो ऐसा करते हैं, अगर आप अभी काम करना आपका दिल नहीं कर रहा तो हम 10-15 मिनट की कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, या कोई आई स्पाई खेल ले, या किचन में मेरे साथ ये वाली एक्टिविटी करवा लो, या हम छोटी थोड़ी सी बेकिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपके साथ आपके काम में हेल्प कर दूंगी। इस तरह की चीजें करें जी। सैरिश, अच्छा, अगर आपका ट्रिगर गुस्से का जो है वो बच्चों की आपस की लड़ाई हो, जैसे मेरा बेटा 12 साल का है, बेटी 8.5 साल की है, इन दोनों की आपस में शदीद लड़ाइयाँ होती हैं। वो अपना जो बड़ा है वो जाहिर है वो कभी गुस्सा भी दिखाता है तो वो अपनी ताकत से भी शो करता है चीजें। जो बेटी है उसको लगता है कि भाई जो है वो मार भी देगा या गुस्सा करेगा, तो वो अपना वर्बल जो है वो निकालती है। तो उसने अब अगर वो सीख चुकी है कि हाँ भाई मैं चीखूंगी नेक्स्ट लेवल तो ही मेरी सुनी जाएगी, जबकि मैं उसको कहती हूँ कि भैया आराम से ही बात कर लो, लेकिन और उससे जो है वो मेरा शूट होता है। और तीसरी जो बेटी है वो 3 साल की है, उस पे भी अब इन दोनों का इफेक्ट आ रहा है कि वो भी अब लड़ना पूरा शुरू हो जाती है। तो इनफैक्ट आई फील लाइक कि जो मेरा मिडिल चाइल्ड है, जो ये मेरी बेटी है 8.5 साल की, उसके साथ कभी कभी नाइंसाफी भी होती है, उनकी छोटी भी उसको तंग करती है, उससे चीजें लेती है, और बड़ा जो है वो भी उसका ख्याल भी करता है, लेकिन ये कि उससे ज्यादा वो धौंस भी जमाता है, तो वो फिर उसको गुस्सा आता है। तो इस सिचुएशन में मैं कहाँ से शुरुआत करूं, कहाँ से शुरू करूं? अपने आप को तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक मैंने काम शुरू कर दिया है। यू कैन से कि 70% तक जो है वो मैं अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर पाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एज सच रिएक्ट नहीं करती,
लेकिन सिचुएशन हैंडल करना मुझे समझ नहीं आती कि वो भी चीख रही है, लड़ रही है, वो आपस में बदले भी ले लिए इन्होंने, फिर भी मेरे सर पे आके चीख रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ मेरा बच्चा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मुझे ये बताएं, आरंट देयर सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स इन योर हाउस? क्योंकि कोई भी जगह, कोई भी घर, कोई भी टेरिटरी बगैर रूल्स और बाउंड्रीज के बिल्कुल भी अप्रोप्रिएटली वर्क नहीं कर सकती इन प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पर रूल्स और बाउंड्रीज नहीं होती वहाँ पर आप देख लें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस तरह का माहौल चल रहा होता है। आप हमारे मुआशरे का हाल देख लें कि अल्लाह के ऊपर ही सब चीज़ें चल रही हैं, यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर्स और कोई लीगल चीज़ें जो हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो लाइक वाइज हमारे घरों के अंदर भी अगर बाउंड्रीज नहीं है, लिमिट्स नहीं है, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हम किस बाउंड्री के अंदर रहकर फ्रीडम के साथ अपने काम कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो देयर माइट बी सम इश्यूज ऑब्वियसली। जी, आप क्या कह रही हैं? आप कुछ कहना चाह रही हैं सारिश? मेरी आवाज आ रही है? रूल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, बट जी जी मैं कहना चाह रही हूँ अगर बच्चा बाउंड्री ब्रीच कर दे। आपने हाँ फर्स्ट जी, टाइम जब आपकी आवाज आ रही है। फर्स्ट टाइम जब मैं कह रही बच्चा हूँ कि अगर बाउंड्री बच्चा ब्रीच करता बाउंड्री है, ब्रीच कर दे, आपने बाउंड्रीज बनाई, फर्स्ट टाइम जब बच्चा बाउंड्री ब्रीच करता है तो किया, या उसने कभी की फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, देन व्हाट डिड यू डू? आपका क्या रिएक्शन था और आपने उसको कैसे टैकल किया? आई टुक द प्रिविलेज ऑफ स्क्रीनिंग फ्रॉम हिम, बट वो जाके उसने दादी के घर जाके देख लिया। तो वो दादी इज द लिमिट, फिर उनको हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो वो फिर आई टॉक टू हिम ऑब्वियसली, वो लेटर ऑन उसको बुरा भी हुआ, फील भी हुआ, लेकिन वो फिर बाउंड्रीज कांस्टेंट ब्रीच करता है। मुझे समझ नहीं आती, मैं उसको पकड़ूंगा। अगर मैं अपने शौहर से कहूँ तो माय हस्बैंड इज सो एग्रेसिव, ही विल बीट द शिट आउट ऑफ हिम, तो वो एक अलग मसला हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं फिर कहाँ आपके बाउंड्री अपने, कहाँ ड्रॉ करूँ। हाउ ओल्ड इज ही? बेटा कितने साल का है आपका? ही इज 12। आपकी उसके साथ क्या, कैसी बॉन्डिंग है? इनिशियली इट वाजंट गुड, बट आई वर्कड ऑन इट। तो अब ये है कि थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी हो रही है उसके साथ। आप बच्चों के साथ कितना लेकिन क्वालिटी, वो ये गुस्से में आता है तो ना वो देखता है, फिर ना मैं देखती हूँ। तो मसला तो यही है ना कि अभी तो आप खुद अपने देखें, हमारे क्वालिटी टाइम तो आप बहुत कम होता है। हमें खुद पता है कि हमारे रूट कॉज क्या है। उन रूट कॉज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है ना। आप खुद बता रही हैं कि कभी वो होता है, कभी मैं होती हूँ, तो मुझे तो होना ही नहीं है ना। मसला सारा यहीं पर तो आता है। और आप देखें, हम यूजुअली हम कहते हैं गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स से ज्यादा बॉयज जो है ना वो उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है और ये सारा कुछ, ये वो क्वालिटी टाइम शुड बी देयर। क्वालिटी टाइम बेशक आप 10 मिनट्स का डेली का रखें, लेकिन एवरी सिंगल चाइल्ड यू वुड हैव टू टेक देम फॉर 10 मिनट्स और फॉर 15 मिनट्स। आपके हर बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम होना आपका जरूरी है डेली बेसिस पे। या आप रैंडम डेज रख लें कि एक दिन एक बच्चे का टाइम है, दूसरे दिन दूसरे बच्चे का टाइम है, इंडिविजुअल और सबको लेकर। ठीक है, क्वालिटी टाइम में क्या होता है? क्वालिटी टाइम में हमारी डेली की कम्युनिकेशन होती है। आज हमने क्या किया, आपने बच्चे को सुनना है। आप ऐसा क्वालिटी टाइम, जी बोले, बोले बोले। जी सैरिश बताइए। मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्वालिटी टाइम क्या होता है, उसको आप क्या कह, किस चीज को क्वालिटी टाइम कह रही हैं? अभी मैंने एक लास्ट वीक से पिछला सेशन किया था, वो है ही क्वालिटी टाइम पे, स्पेंडिंग, हाउ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। आई गेस वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, कल परसों में हो जाएगा, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर क्वालिटी टाइम को एक्सप्लेन किया है कि हम, हमारे नज़दीक क्वालिटी टाइम क्या होता है, हम उस क्वालिटी टाइम की को कैसे डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपको इन शॉर्ट छोटा सा करके बता देती हूँ कि क्वालिटी टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चा सेफ फील करे, जिसमें बच्चा, जिससे जिसका बच्चा बेचैनी के साथ इंतजार करे कि वो टाइम कब आएगा कि मैं अपनी मामा के साथ बैठकर बात करूंगा,
जिसमें बच्चा ये फील करे कि उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसे जज नहीं किया जा रहा, उसको बताया नहीं जा रहा। आपको पता है हम समझते हैं क्वालिटी टाइम ये है कि हम 4 लोग बैठ गए, फैमिली डिस्कशन हो रही है, उसके अंदर हमने पॉलिटिक्स की बात कर ली, उसके अंदर फादर ने या मदर ने, या फादर यूजुअली बच्चों से पूछ रहे होते हैं अच्छा तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, या अगर तुम होम स्कूलिंग पर हो तो तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स बन गए हैं, फलाना ढमकाना, ये वो सारा कुछ। क्वालिटी टाइम, ये क्वालिटी टाइम नहीं था, ये आपने अपने बच्चे का टाइम लिया, उससे सवाल किए अपनी मर्जी के और साइड पर हो गए। आवाज आ रही है सुमेरा की? मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो? या अल्लाह, आज तो ना सेशन सुमेरा बहुत कट रही है, अब आ रही है मेरी आवाज? बात नहीं मुकम्मल होती। जी अब आ रही है मेरी आवाज? जी सुमेरा, एक मिनट, मैंने आई हैव अ क्वेश्चन कि आपका सेशन कितना लंबा है अभी? मेरी आवाज आ रही है साइमा? अब आ रही है, अब आ रही है। जब आप ये पूछती हैं तब आ रही होती है। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है टाइम लैग है बीच में, जब हमारी आवाज थोड़ी रुक के उन तक पहुंच रही है और उनकी आवाज भी रुक के आ रही है, थोड़ा टाइम लैग है आई बीच थिंक में। ये अभी रिसेंटली जो है वो मेरा घर चेंज हुआ है, तो शायद यहाँ पे सिग्नल्स का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है आजकल, मैं जो भी सेशंस कर रही हूँ। साइमा आपको कितना टाइम चाहिए? नहीं, मुझे वैसे तो 10-15 मिनट, अब तो नमाज बस मैंने पढ़नी है, लेकिन उसके बाद ये कितना लंबा चलेगा? मैं चाह रही थी कि आज सेकंड डे है तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरा सेशन थोड़ा सा रह गया, बट यह है कि इंटरेक्शन मैं इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो और आप कुछ लेकर जाएं यहाँ से, ताकि डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस करनी है, अगर हमने यहाँ पर अपना टाइम अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट किए हैं तो कुछ फ़ायदा हो इसका। तो ये 10 to 15 मिनट्स का और रह गया है। मेरा मेरा ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्या हम इसको एक दफा और डिस्कस कर सकते हैं? मतलब एक दफा, मुझे कहीं जाना भी है नमाज पढ़ के, तो वो टाइम आज नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसे सिर्फ मेरा, अच्छा चले, एक सवाल है कि जब आपके बच्चे बड़े हो चुके हों और बच्चों के उनके अपने बच्चे हो चुके हों, तो फिर क्या सुमेरा आप अपने बच्चों को कुछ समझा सकती हैं कि नहीं? वो नहीं, मतलब वो समझने की स्टेज में तो मेरा ख्याल है वो बेचारे नहीं है। मतलब मुझे कभी कभी मायूसी होती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर आपकी बेटी 24, 25, 26 साल की है और या 29, 30 साल की है और वो उसके अपने 2 बच्चे या 1 बच्चा है, तो क्या उनको, उनकी तो जाहिर है पेरेंटिंग वही जो जो ट्रेडिशनल हमारी हुई थी उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2x करके अपने बच्चों के साथ कर दी। अब उनके जब बच्चे हो रहे हैं तो वो बेचारे बिल्कुल, उनको कोई बात समझाओ भी तो मेरी बात पे तो इसलिए भी वजन नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद क्या किया है। तो मुझे ना इस सिलसिले में भी बहुत परेशानी है कि मैं उसको देखिए पहली चीज मैं तो ये उसको कैसे समझा सकती हूँ कि उसके उसके पास तो एक बड़ा सुथरा सा जवाब होता है मेरे बच्चे के पास कि आपने हमारे साथ क्या किया हुआ है, अब आप हमें भाषण दे रही हैं इतने बड़े बड़े। आप भाषण ना देना, यही तो मसला है हमारा कि हम भाषण देना शुरू कर देते हैं। देखें आप जो है वो इसका फिर इस सवाल के जवाब में क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे उस वक्त पता नहीं था, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मुझे नहीं पता चलता था कि बच्चों को कैसे करना है, और मुझे अपने पीछे से पेरेंट्स की सपोर्ट भी नहीं थी। तो तुम्हारे पास तो ये सब कुछ है, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हें सुनती हूँ, और मुझे पता है कि जो तुम ये कह रही हो ये कोई आसान काम नहीं है। बच्चों को पैदा करके उनको उनकी तरबियत करना एक जहाद है। इस वक्त तुम लोग खुद जहाद में हो, तो छोटे बच्चों की माएँ तो है ही जहाद में। तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ, मैं इस चीज को भी कहती हूँ कि हाँ तुम अपने बच्चों को, तुम लोग हमसे बहुत बेहतर अभी भी रेस कर रहे हो। मतलब उनकी अभी तो बहुत छोटे हैं, मतलब दोनों में बड़ी वाली बेटी की, जो बड़ी बेटी है वो 4 साल की, पौने 5 साल की है, और छोटी वाली बेटी के बाकी उन दोनों के जो एक एक मेरा नवासा है वो तो अभी साल के हुए हैं, एक पौने
मतलब होने वाला साल का और 1 साल का हो गया, तो मतलब उस हिसाब से अभी एज बच्चों की नहीं है, और वो बहुत उनको खिलाना पिलाना और उनके साथ वो वाला टाइम स्पेंड करना ही उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। खासतौर पे जो ये दूसरी बेटी है, इसका बेटा तो चूंकि पहला है, और ये वाली मेरी बेटी के साथ थोड़ी सी ये भी था कि ये सेकंड बेबी थी, तो इसके साथ मुझे लगता है कि बाकी भी दोनों बेटियों के साथ कोई मैंने बहुत अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, लेकिन इसके साथ तो कुछ, जिसके पास मैं आई हुई हूँ ये यूके, इसके साथ तो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही नेगेटिविटी, बहुत ही ज्यादा कुछ वो थी भी, मेरी ही एग्रेसिवनेस उसके अंदर गई। मतलब मैं लंबी बात कर रही हूँ, लोगों का टाइम जाया हो रहा है, तो अब उसको मैं भाषण तो नहीं देती, अगर मैं उसको कहूँ भी तो उसको यही लगता है कि खुद सब कुछ कर लिया और अब हमारी जो दफा जो है ना, मतलब अब समझाने बैठ गई है मम्मा। नहीं, आप समझाएं नहीं, आप उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करें, आप उसके साथ क्लोजनेस क्रिएट करें, आप उसके साथ उसके बचपन की बातें करें, छोटी छोटी सी उसके इंटरेस्ट की चीज़ें उसके साथ डिस्कस करें, और आप देखें कि उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। जब वो फील करेगी कि हाँ मम्मा जो है वो मेरे साथ क्लोज हैं, या मेरी आप एक लिसनर की तरह उसकी बात सुने, वो क्या कहना चाहती है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, वो क्या सोचती है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसके लाइफ को लेके क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीजें करें। लेकिन एक इंसान को बदलना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में होता है। आप सिर्फ इंटेंशन कर सकती हैं, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने सिर्फ उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बॉन्ड डेवलप करना है। ऐसा कम्युनिकेशन बॉन्ड जिसमें उसको पता हो कि मेरी मम्मा जो है ना वो बहुत अच्छी गुड लिसनर बन गई हैं, और मुझे कोई भी बात कहनी होती है, कोई सुने या ना सुने, मेरी मम्मा मुझे सुन लेती है। समझ रही है बात? और जब वो एक लेवल पर ये फील करना शुरू हो जाएगी, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि वो अब आपकी बात सुनने लगी है, समझने लगी है। आप उसको ना समझाएं, बल्कि आप उसके घर में रह रही हैं, ये आपके पास बहुत अच्छी और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके इंटरेस्ट की बातें उससे सुने एज अ बीइंग गुड लिसनर, और आप हर वो काम करना शुरू कर दें जो वो आपके अंदर देखे और सोचे कि मम्मा ऐसी नहीं थी लेकिन अब मम्मा ऐसी हो गई हैं या होने की कोशिश कर रही हैं। कुरान की क्लासेस लें, ऑनलाइन सेशंस लिया करें, कि वो चलते फिरते अपने बच्चों के काम कर रही हो या किचन में कर रही हो, और वो देखे कि मम्मा ये सुन रही हैं, वो सुन रही हैं, चलते फिरते उसके कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ती रहें जो इनडायरेक्ट वे में उसको सब्लिमिनल मैसेज के थ्रू जिंदगी के बारे में, जिंदगी की असलियत के बारे में, हमारा दीन क्या कहता है, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उसके दिमाग तक पहुंचे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपने कुछ भी नहीं कहना उसको। जी, जज़ाकल्लाह। बारकल्ला फीक। आपने उसको कुछ भी समझाना नहीं है, आपने इनडायरेक्ट वे में हर वो काम करने की कोशिश करनी है जिसके थ्रू आपको लगे कि वो मुझे सुन रही है, वो मुझे देख रही है। वो खुद ऑब्जर्व करेगी और वो खुद देखेगी कि आप किन किन एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, आप क्या क्या सुनती हैं, आप किन किन लोगों को सुनती हैं, आप किन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आ रही हैं। जब वो देखेगी कि आप कुरान पे रिसर्च कर रही हैं, कुरान जर्नल बनाएं, इस तरह के सेशन सुने, तो आप देखेंगे कि वो खुद आकर आपके पास बैठेगी। जब तक वो खुद ना पूछे कि मम्मा आप क्या सुन रही हैं, मम्मा आप क्या रिसर्च कर रही हैं, या आप क्या कैसे बना रही हैं कुरान जर्नल, क्या है कुरान में, खुद जब तक ना पूछे आप उसको कुछ भी ना बताएं। हमारी ये इंसान की साइकोलॉजी है कि इंसान को जिस चीज से मना किया जाता है वो उसी चीज के पीछे जाता है। ठीक है, और अब तो जाहिर है वो उसके पास एक यूटेंसिल है आपको जज करने का कि आपने खुद तो सारा कुछ मेरे ऊपर निकाल दिया, अब मुझे जो है वो आप इन चीजों से रोक रही हैं। आप कुछ भी ना करें, आप उसको बस करके दिखाएं, वो सिर्फ देखे कि आप क्या कर रही हैं, दैट्स इट। आपके पास और कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन है नहीं। और आप उससे अनकंडीशनल मोहब्बत करें, आप उसको बार बार बताएं कि मुझे बहुत, आई एम रियली अपोलोजेटिक, कि मैं जब भी सोचती हूँ मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है कि मैंने पेरेंटिंग में कितने एरर्स किए, मुझे माफ कर दो। बार बार उससे अपोलोजाइज किया करें कि क्योंकि मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला को जवाब देना है, बच्चे हमारे पास अमानत है, तुम मेरे पास अमानत थी। इस तरह से करके बात करें। उसको ये ना कहें कि तुम अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रही है, तुम अपने बच्चों के साथ ये कर रही हो, वो कर रही हो, बल्कि अपने आप को रखकर उसको बताएं कि मैं कितना फील करती हूँ इस चीज को, कि मुझे उस वक्त नहीं पता था और मैंने कितने एरर्स किए, कितनी गलतियां की, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से माफी मांगती हूँ, तौबा करती हूँ।
उसको बार बार उसको एहसास दिलाएं, और फिर वो जो भी बात करे उसके इंटरेस्ट की बातें करें। वो अगर उसका इंटरेस्ट शॉपिंग में है तो उसके साथ शॉपिंग पे जाएं, अगर वो कोई चीज़ पसंद करती है तो उसके साथ वो काम करें। कुछ अरसे बाद आप देखेंगी कि उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपने उसको ना जज करना है, आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर जारी रखनी है, अपनी तरफ से अपनी ज़ात से उसको वो करके दिखाएं कि जो चीज़ उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाले। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। इसमें से कुछ तो मैं कर रही थी ऑलरेडी, लेकिन मैं और ज्यादा इसको इंशाल्लाह करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि यही एक अब मतलब जिसे कहते हैं कि यही वो डैमेज है जो मतलब जिसको मैं जितना जो मेरी कैपेसिटी है मैं उसको बेहतर कर सकती हूँ। ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। जी सैरिश, आप क्वालिटी टाइम का पूछ रही थी, तो देखें क्वालिटी टाइम में आप ज़रूरी नहीं है कि 1-1 घंटा बच्चों के साथ बैठें, आप 10 मिनट का टाइम ले लें, लेकिन आप सोचें कि उस क्वालिटी टाइम में मैंने बात क्या करनी है अपने बच्चों से। ठीक है, उनके इंटरेस्ट की बात करना सीखें। शुरू में तो बिल्कुल एज अ गुड लिसनर बन जाएं कि वो जो भी कहना चाहते हैं आप उनसे पूछें कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा क्या दिल चाहता है। इस तरह की जब आप बातें करेंगी बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, ओपन अप होगा, अपने दिमाग में चलने वाले क्वेश्चंस पूछेगा, अपनी चीज़ों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो सोचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसको पता चलेगा कि मम्मा इज ऑलवेज देयर, मैं किसी भी चीज़ को सोचूं, कोई भी चीज़ करूं, मैं जज नहीं किया जाऊंगा। अगर उसके सामने आपके एक्सप्रेशंस पॉजिटिव हैं, आप सॉफ्ट टोन में बात करती हैं उससे, तो वो हमेशा हमेशा आपको ही जहन में लाएगा, आप उसका आइडियल बन जाएंगी। ही वुड लाइक्स यू, ही वुड स्टार्टिंग लाइक्स यू कि ठीक है मैं मम्मा के पास जाऊं और डिस्कस करूं और चीजें शेयर करूं। तो इट वुड बी बेटर कि आप इस तरह की जो है प्रैक्टिस शुरू करें। बच्चों की लड़ाइयों को लेकर आप बेटी को भी कंडीशनल करें और बेटे को भी कंडीशनल करें। दोनों को बताएं कि ये जीरो टॉलरेंस है इस चीज के ऊपर, नो शाउटिंग, नो हिटिंग और नो मॉकिंग। आपने एक दूसरे की का रिकॉर्ड नहीं लगाना, एक दूसरे को मॉक नहीं करना, टॉन्ट नहीं करना, इन सब के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। और सोचें कि आपके बेटे की फेवरेट चीज क्या है। स्क्रीन टाइम, अगर स्क्रीन टाइम है उसकी फेवरेट चीज, तो वाई आर यू गिविंग अप कि दादी अगर करती हैं तो दादी को कोई कुछ कह नहीं सकता। आप प्यार मोहब्बत से अपने हस्बैंड से बात कर सकती हैं। आप कोशिश करें अपने हस्बैंड को, अपनी स्पाउस को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि बच्चों की तरबियत के लिए हम दोनों का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास यही है कि आप अपने बच्चों के साथ इतनी बॉन्डिंग के अंदर आ जाएं कि बच्चों को पता हो कि मम्मा जो कह रही हैं वही बात ठीक है। उसी तरह दुनिया को डील करना है, उसी तरह दुनिया को देखना है। लेकिन उस लेवल पे आपको बच्चों को लाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप बच्चे की आइडियल नहीं बनेंगी, जब तक आप बच्चे का फेवरेट इंसान नहीं बनेंगी, बच्चा आपकी बात भी नहीं सुनेगा और अपनी मनमानी करेगा। और अगर आप उसके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन लगाती भी है, कोई बाउंड्री लगाती भी है, तो जैसे आपने बताया कि वो दादी के घर जाके देख लेता है, तो वो इसके लिए स्केप तलाश करेगा। लेकिन जब आप उसका फेवरेट इंसान बन जाएंगी तो वो सोचेगा, आपकी बात को समझेगा, कंसीडर करेगा, क्योंकि आपने उसको वैल्यू दी होगी। आप उसको वैल्यू दें, आप उसको रिस्पेक्ट दें, द सेम रिस्पेक्ट विच यू वांट कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बाकी मैं ये जो सेशन है हमारा क्वालिटी टाइम वाला, उसका लिंक शेयर होगा कम्युनिटी में कल या परसों इंशाल्लाह, तो वो आप ज़रूर उसको देखें। उसमें मैंने बहुत इन डेप्थ बात की है कि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम को क्या समझते हैं और वो क्या होता है, और उसको हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए एज अ टूल हम अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग और अफेक्शन और लव के ऊपर कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं बहुत इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, तो हम लेयर्स, बारकल्ला फीक, हम लेयर्स की बात कर रहे थे। और इसके अलावा मैंने आपको अफर्मेशन सर्कल का बताया था। इसको हम जल्दी से रैप अप करने की कोशिश करते हैं सेशन को, ऑलरेडी इट्स टू लॉन्ग। हमारे पास अफर्मेशन सर्कल के लिए कुछ अफर्मेशंस हमने खुद से भी हम लिख सकते हैं। कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह की अफर्मेशंस बोल सकते हैं। अपने रिमाइंडर के तौर पर हम लिख कर उसको पेस्ट कर सकते हैं वॉल पर, ताकि हम डेली बेसिस पे याद रखें कि हमने डेली आउट लाउड कैसे अफर्म करना है चीज़ों को। लाइक आप अपने आप से, अपने दिमाग से बात करें। इसी तरह हमारा दिमाग जो है उसी तरीके से ट्रेन होता है। आई अट्रैक्ट पीस इन टू माई हाउस, मैं अपने घर में पीस डेवलप करना चाहती हूँ और मैं कर सकती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ रखी है। माई पेशेंस टीचेस माई चाइल्ड पेशेंस।
मेरा जो सब्र है वो मेरे बच्चे को सब्र सिखाएगा। मेरा बच्चा उसी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करेगा, रिपीट करेगा जिस एनर्जी को वो मेरे ऑरा से हासिल कर रहा है। आई एम बिकमिंग द पेरेंट अल्लाह सुब्हाना ताला वांट्स मी टू बी। मैं वो वैसा पेरेंट या वैसा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ जैसा अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे चाहते हैं, और मैं बन सकती हूँ क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी रखी है। एंड आई डू इट, आई कैन डू इट। इवन आप मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट की एक्टिविटी भी करें ना, मिरर के सामने अपनी आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके अपनी आंखों में देखकर अफर्मेशंस बोले, आप देखेंगी कि एक हफ्ते के बाद आपके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की बात ही अलग होगी, एंड यू विल फील इट डेफिनेटली। उसके अलावा मेडिटेशन की दुआएं हैं कि आप जो है वो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करें, अपने अंदर विजुअलाइज करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नूर एंटर हो रहा है और डार्क स्मोक निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ एंगर, फियर। इस तरह की एक्सरसाइजेस को रेगुलर करें। ये वाली चीजें आप खुद भी कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ भी डेली बेसिस पे इन चीजों को वर्किंग में ला सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग, आफ्टरनून और रात का एक स्केड्यूल बना सकते हैं कि आपने सुबह में मॉर्निंग एक्टिविटी, मिरर टॉक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपने 1 या 2 अफर्मेशंस बोलनी है अपने आप से। इसके अलावा आफ्टरनून में आप अपने आप को कामनेस एंकर के ऊपर जो है वो ट्रेन करने की कोशिश करें कि बच्चा जब मिसबिहेव करता है तो मैंने अपने आप को कैसे काम एंकरिंग के थ्रू काम करना है। नाइट में, रात में आपने एनर्जी जर्नलिंग करनी है या मॉर्निंग टाइम में करनी है, तहज्जुद टाइम में करनी है, इट्स अप टू यू। इसके अलावा मुआवज़तैन पढ़ने की आदत डालें रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को सिखाएं। मुआवज़तैन इज सूरह नास और सूरह फलक, जो प्रोटेक्शन की, शैतान से प्रोटेक्शन की जो सूराज हैं, मुआवज़तैन कहते हैं इनको पढ़ने की प्रैक्टिस अपने बच्चों के साथ करें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके ऑरा के अंदर आ रही है, आपके बच्चों के अंदर डेवलप हो रही है। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारी रूह, हमारा दिल, हमारा दिमाग, उसकी सफाई के ऊपर कांस्टेंट काम हो सकता है। अदरवाइज आप देख लेंगे अगर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही तो मैं कैसे जो है वो इस चीज़ की जुस्तजू कर सकती हूँ कि मेरा कंट्रोल अपने बच्चों पर होगा। और मैंने अपने बच्चों को कंट्रोल करना भी नहीं है, उनको फैसिलिटेट करना है अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में। आई होप यू गॉट इट। जज़ाकल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सुनैरा, ये जो आपने 4 लेयर्स बताई थी, मैंने 3 लेयर्स सुनी है, वो 4th लेयर कौन सी है? आफ्टर द रिएक्शन, योर रिएक्शन, वो चाहे कोई भी होता है, काम या फ्रस्ट्रेटेड, उसके बाद 4th लेयर क्या है? मैं आपको बताती हूँ। लेकिन देयर आर 4 लेयर्स जिसके थ्रू हमें चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। पहली लेयर होती है मेरी बीइंग अ पेरेंट, मेरी इमोशनल स्टेट जिसमें मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ। सेकेंड लेयर होती है माई चाइल्ड्स बिहेवियर, कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है। थर्ड लेयर होती है मेरा रिएक्शन पैटर्न वापस जो बच्चे को जा रहा है। और उसके बाद 4th लेयर के अंदर क्या होता है, व्हाट आई वांट टू अट्रैक्ट, यानी मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे क्या ले, पीस, एंगर, कोऑपरेशन, बॉन्डिंग या कुछ और। तो जब मैं इन लेयर के 4 लेयर्स के ऊपर कांस्टेंट वर्किंग करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जो काम है, मेरी डिजायर जो मैं रिएक्शन चाहती हूँ अपने बच्चे का, वो मुझे मिल जाएगा इवेंचुअली, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस। अगर अभी नहीं मिल रहा बट लेटर ऑन आप देखेंगे। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा बच्चा अगर कभी बहुत रैश बात कर रहा होता है, हार्श होकर बात कर रहा होता है, और मैं उसके ऊपर रिएक्ट भी कर जाती हूँ समटाइम्स, और उस रिएक्शन के बाद मैं पछताती हूँ कि भाई ये क्यों मैंने किया, बट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमारा काम होना कांस्टेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उससे बहुत पोलाइट टोन में कहती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको गुस्सा आ रहा है, कैन अंडरस्टैंड, वो फिर भी शाउट करता है, तो मैं फिर उसको थोड़ी देर के लिए उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो नहीं सुनना चाहता तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद चंद मिनट गुजरते हैं, सिर्फ चंद मिनट, और वो कहता है मम्मा आई एम सॉरी, मैं आपके साथ इतना रूड हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत वर्क करती हैं। आपको अपने टेंट्रम्स के ऊपर कंट्रोल करना है बस। आपको ये नहीं देखना कि आपका बच्चा कितना स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, आपका बच्चा कितना मिसबिहेव कर रहा है। हम उसको जज कर रहे होते हैं, इसलिए हम ट्रिगर हो जाते हैं, और ट्रिगर होने के बाद हम आउटबर्स्ट हो जाते हैं। जब हम
पॉजिटिव रहने के लिए हम न्यूट्रल रहेंगे, हम न्यूट्रल इन द सेंस कि हमारा बच्चा बच्चा है, बड़ा नहीं है, अडल्ट नहीं है, तो वो जो है वो आउटबर्स्ट हो सकता है, वो एंगर शो कर सकता है, बट मैंने अपने आप को कैसे काम डाउन रखना है, अपने ऊपर फोकस रहेगा ना मेरा। बिफोर हैंड मैंने उसके काम भी किया होगा कि अगर मेरा बच्चा ये बोलता है तो मैंने इस तरह रिएक्ट करना है। जब हमारी जो बिफोर हैंड होमवर्क होता है ना, वो बड़ा अफेक्ट करता है हमारे ऊपर, और एट दैट टाइम जब ट्रिगर आ रहा होता है तो एकदम से मैं खुद को अलार्म कर सकती हूँ कि ओके मैं आई एम फीलिंग दिस सेंसेशन इन माय बॉडी, या मैं शिवरिंग फील कर रही हूँ, या आई एम गोइंग रेड, या मेरी बॉडी जो है वो शेकी हो रही है, या कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने आप को अलार्म देना शुरू हो जाती हूँ कि समथिंग इज इलेटेड, मेरी बॉडी में इलेट हो रही है एंगर, और मैंने उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है अस्मा? जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके सैरिश, आपका हैंड रेज हुआ है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है, वो ये कि जब अगर बच्चा आपसे, जैसे आप उसको डांट देना, वो कोई पूछ रहा है तो वो डांट के फौरन चुप हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको प्यार से रीजनिंग भी दे दो, मना भी कर दो, रीजनिंग भी दे दो, लॉजिकल बात भी कर दो, लेकिन उसकी वाइनिंग जो है वो खत्म ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टीवी का रिमोट मांग रहा है, मैं नॉर्मली टीवी का रिमोट छुपा देती हूँ, क्योंकि वो जब भी होता है, जिसको भी होता है, खोल लेता है, तो आई पुट द टाइमिंग्स ऑन इट। तो वो मांग रहे हैं और मैं अगर डांट दूं ना ये वो, तो वो फौरन चुप हो जाएगा, अच्छा ठीक है। लेकिन अगर मैं प्यार से बोलूं, बेटा अभी टाइम नहीं है, अभी ये है वो है, तो वो वाइनिंग ही नहीं खत्म होती, रीजनिंग ही नहीं खत्म होती। तो इसकी क्या, इसको किस तरह से टैकल करते हैं? इसका रूट कॉज कुछ और है ना, आपने इस पे काम नहीं किया। आपको रिमोट छुपाने की जरूरत क्यों पेश आई? आपने जब रिमोट छुपाना शुरू किया तो आपका बच्चा, उसका ट्रस्ट शैटर्ड हो गया। समझ रही है बात? आपका बच्चा अब सोच रहा है कि मम्मा तो मुझ पर ट्रस्ट करती नहीं है, मैंने तो टीवी देखना ही देखना है। अब वो ढूंढता है रिमोट, और फिर जब आप प्यार से बोलती हैं तो फिर वो वाइनिंग शुरू हो जाती है उसकी। आप रिमोट सामने रखें, आप उससे कम्युनिकेट करें कि बेटा रिमोट सामने ही है, ठीक है, लेकिन हमारा हमारा कुछ टाइम होता है। अगर आप जो है वो बगैर उसके टीवी के टाइम के आप टीवी ओपन करोगे, स्विच ऑन करोगे, आप एक हफ्ते के लिए बैन कर दें टीवी को, क्या कर लेगा आपका बच्चा? देखिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रही है बात? हम क्या करते हैं, हम लास्ट मोमेंट पे बच्चे से बात कर रहे होते हैं, बिफोर हैंड हमारा काम नहीं हुआ। बताओ, बिफोर हैंड होमवर्क होना बहुत जरूरी है। आप वीकेंड पे फॉर इंस्टेंस, अगर हम वेरी फर्स्ट टाइम हमें पता चल रहा है कि हमने रूल्स और बाउंड्रीज बनानी है, तो वीकेंड पे बच्चे के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे, सारे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें। किसी को पॉइंट आउट किए बगैर कि तुम वाइन करते हो, तुम ये करते हो, किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करें। आप बताएं, आप बोलें कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर हमारे घर के रूल्स और बाउंड्रीज बनाएं, जिसको मैंने और बाबा ने भी फॉलो करना है, और आपसे भी मैंने मशवरा लेना है, बिकॉज आपकी बहुत वैल्यू है मेरे नजदीक। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर घर की रूल्स बनाएं। आपको पता है, कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकती, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, जब तक वहां पे रूल्स ना लागू किए जाएं, लॉ एंड ऑर्डर्स ना हो। तो हमारी फैमिली के अंदर भी एक प्रॉपर फॉर्म में बाउंड्रीज, रूल्स होने चाहिए। अगर हमारे घर में सोने का और जागने का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं सेट हुआ हुआ, अगर हमारे घरों में खाने पीने का एक पर्टिकुलर टाइम सेट नहीं हुआ हुआ, तो हम अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करना कैसे सिखाएंगे? पंक्चुअलिटी हम सिखा ही नहीं सकते अपने बच्चों को, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने एनवायरनमेंट को देख ही नहीं रहे कि वो पंक्चुअलिटी और ऑर्गेनाइज होकर चल रहा है कि नहीं चल रहा। समझ रही मेरी बात सैरिश? तो आप वीकेंड पे बैठकर, जी बारकल्ला फीक, वीकेंड पे बैठकर बच्चों को भी उसमें शामिल करें। अच्छा बेटा, अपनी बेटी से पूछें, तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या रूल होना चाहिए, बेटे से पूछें। दे विल फील फ्री, दे विल उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्टअप होगा। दे विल फील वैल्यूएबल, कि हमारे इतनी वैल्यू है कि मम्मा हमसे पूछ रही है कि हम रूल्स बनाएं घर के। अपने बच्चों को होम चोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, बताएं कि मंडे को तुमने डिश वॉशिंग करनी है, बेटी के जिम्मे एक जिम्मेदारी लगा दें, बेटे के जिम्मे लगा दें, और उनको पता हो। और फिर एंड ऑफ द वीक उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट का एक वो रख दें कि ठीक है, देखते हैं बेटी जो है वो अपने सारे काम करती है। ड्यूरिंग द वीक आपने किसी से कुछ नहीं कहना, आपने उनको अपना टाइम टेबल स्केड्यूल बनाकर दे देना है, या उनको बोलना है खुद बनाए। आप बताएं
आप मंडे को डिश वॉशिंग करेंगे, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को आपने डिश वॉशिंग करनी है, या आपने किसी और दिन करनी है, आप चूज करो। जब आप ये करेंगी ना तो उनके पास नो कहने का ऑप्शन नहीं होगा, उनको होगा कि हमने दिन चूज करने, हम नो नहीं कह सकते, या उनका दिमाग उस नेगेटिव बात को सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आप उनको वैल्यू दे रही हैं, आप उनको एक समझें कि ये बहुत कम घरों में होता है कि बड़े बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं ये हम इस जगह पे फंसे हुए, तुम बताओ क्या होना चाहिए, इसका ओपिनियन, उस बच्चे से ओपिनियन लिया जाता है ताकि उस बच्चे के अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी पैदा की जाए, उसको डिसीजन मेकर बनने में हेल्प किया जाए। और आप यकीन करें बच्चों की फीलिंग्स ही और होती हैं, ये सोच करके अच्छा मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं घर का रूल बनाऊं, तो आप इस तरह से बच्चों के साथ टैकल करें कि बच्चे बच्चे नहीं है बल्कि आपके साथ आप जैसे अडल्ट हैं, उनको उसी तरह डील करने की कोशिश करें कि बच्चा फील करे कि मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी कोई एंटिटी हूं, मेरे अंदर भी कोई गट्स हैं कि मेरी मामा मुझे बुला रही है और मुझसे ओपिनियन ले रही है। ऑन एंड ऑफ बच्चों से पूछा करें, अच्छा बताओ हमने ना हम मैं और आपके बाबा सोच रहे थे कि हमने वीकेंड पे वहां जाना है, आप बताओ आप लोगों का क्या ओपिनियन है, हमें कहाँ जाना चाहिए, उनको 2 या 3 ऑप्शंस दे दें कि अच्छा हम यहाँ जाएं या यहाँ जाएं। अगर बेटी कहे कि नहीं वहां जाएं, बेटा कहे कि नहीं इधर जाएं, तो दोनों से पूछें कि अच्छा अगर वहां जाएं तो हमें क्या बेनिफिट होगा, हम क्यों वहां जाएं, क्या सोच कर जाएं, रीजंस पूछें उनसे। इस तरह बच्चा क्रिटिकली चीजों को थिंक करना सीखता है, एनालाइज करना सीखता है। तो आप देखें कि इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम बच्चों की कैसे ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं पॉजिटिवली। ठीक है, आई होप यू गेट इट। बारकल्ला फीक। आई होप और किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको रैप अप करते हैं सेशन को, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अगर किसी की कोई क्वेरी रहती है अभी तो प्लीज डू लेट मी नो। साइरिश आपका हैंड रेज हुआ है, आप स्टिल डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, वो मैंने नीचे नहीं किया था। एक क्वेश्चन है लेकिन सबका टाइम हो रहा है, अगर कोई जाना चाहता है तो चले जाए, क्योंकि मुझे बस ये पूछना था, जैसे मेरी 3 साल की बच्ची है, वो मेरी 8.5 साल वाली उम्र है, उससे हर चीज उसको चाहिए होती है अपनी बड़ी बहन की, उससे वो बहुत इरिटेट हो जाती है। मैंने दोनों चीजें सेपरेट भी की है, बट एट टाइम्स जैसे बहुत क्रैंकी हुई है, उसको सोना है या उसको भूख लग रही है, तो उसमें ना वो सुनती है ना कुछ, तो वो फिर बड़ी वाली के साथ जाती भी हो जाती है। तो इसको या तो उसको रोने दूं और प्रोसेस को होने दूं, या फिर क्या करूं मैं इस सिचुएशन में? आपकी वो जो छोटी बच्ची है, हाउ ओल्ड इज शी? She's 3. एंड डू यू कम्युनिकेट विद हर? Yeah, I do. तो वो हाउ? उसको वही चाहिए जब वो होता है, यही चाहिए। नहीं, जब वो कहती है कि मुझे ये चाहिए तो आप क्या करती हैं? व्हाट्स योर रिएक्शन? तो मैं उसको बोलती हूँ ये आप ही की है। एट टाइम्स तो आई पुट माय फुट डाउन कि नहीं ये तो आप ही की है, और आप ही असल में होता ये खुद ही आप ही उसको चीखती है और वो उसको देती है। अच्छा लो, जब बहुत ज्यादा रोती है ना तो फिर वो बड़ी वाली जो कहती है अच्छा लो तुम, ये करके वो गुस्से से चली जाती है, उसको फिर शोर शराबा करती रहती है। बड़ी वाली तो उसको कितने यही साल कहती की है है? तुम्हें देने की जरूरत, वो 8.5 साल की है, अच्छा उसको कहती है लिसन, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है जी। आपने जो है ना दोनों बच्चियों को बिठाना है एक साथ और दोनों के साथ कम्युनिकेट करना है। पहले तो इंडिविजुअली कम्युनिकेट करें। 8 साल वाली बच्ची को बोलें कि आपकी छोटी बहन आपसे कुछ भी मांग रही है ना, कुछ भी मांग रही है, जबरदस्ती आपने नहीं देना। ठीक है, आपने नहीं देना, ना आपने शाउट करना है। और वैसे भी आपको मैंने कहा है कि आप अगर वीकेंड पे बैठ के बच्चों के साथ 0 टॉलरेंस वाले रूल्स बना देंगी कि शाउटिंग पे 0 टॉलरेंस है और हिटिंग पे 0 टॉलरेंस है, तो आप अपनी बेटी के साथ, जब 8 साल की बेटी के साथ कम्युनिकेट करेंगी तो आप उसको कहें कि अगर भाई या छोटी बहन या कोई भी सिबलिंग आपसे जबरदस्ती कोई चीज मांगने की कोशिश करे, यू आर नॉट सपोज टू गिव, आप नहीं देंगी उसको, आप उठकर वहां से चली जाएंगी। लेकिन अगर खेलते हुए खेल के दौरान आपने चीजों को शेयर करना है, कोई चाह रहा है कि आपके टॉय से खेले, पोलाइटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सो यू कैन शेयर। ठीक है, हमने तस्वीर के दोनों रुख बच्चों को दिखाना है, यू कैन शेयर। छोटी बेटी के साथ आपने कम्युनिकेट करना है कि आप ही को तंग नहीं करेंगी, जो चीज आप ही की है वो आप ही की है, जो चीज आपकी है वो आपकी है।
और आप ये बात अपनी 3 इयर्स ओल्ड बच्ची के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके उससे बात करते हुए कहेंगी, और यही सेम प्रोसीजर आप अपनी 8 साल की बच्ची के साथ भी करेंगी। घुटनों के बल बैठकर आई कांटेक्ट मेंटेन करके, आंखों में आंखें डाल के, शोल्डर्स से पकड़कर पोलाइटली सॉफ्ट टच के साथ आप अपनी बेटी को कहेंगी कि जो चीज आप ही की है वो आप ही की है, और जो चीज आपकी है वो आपकी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपकी टोन जो है वो फिक्स होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, ना बहुत पोलाइट होनी चाहिए ना बहुत हार्श होनी चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। उसके बाद आप दोनों को सामने आमने बिठाकर दोनों को हक करवाएंगी। आप दोनों ने हक करना है। व्हेन यू प्ले ईच अदर, जब आप दोनों खेलेंगी, आप दोनों एक दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगी कि कैन आई प्ले विद योर टॉय, देन आप आपस में शेयरिंग कर सकती हैं, बट किसी को राइट नहीं है किसी की चीज छीनने का। इस जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, लफ्जों के ऊपर फोर्स करके, फोर्सफुली जोर देकर आपने बच्चों के साथ ये बात करनी है, और उनकी आंखों में आंखें डालकर। उसके बावजूद आपको बैकलैश आएगा, आप बच्ची का जो बिहेवियर है वो उस तरह से आएगा, छोटी वाली स्पेशली, तो वो टेंट्रम भी थ्रो करेगी, रोएगी, मे बी शाउट भी करे, उसको रोने दें। और अपने घर में एक टाइम आउट जो जगह है, प्लेस है, वो बनाएं, स्पेशली छोटे बच्चों की। एक ऐसी जगह बनाएं, एक कोना बना दें, वहां पे एक छोटी सी शेल्फ रख दें, वहां पे बच्चे की कोई बुक रख दें या कोई लेगोज या टॉय रख दें, जो बच्चे को, आप जब बच्चा रो रहा है, 3 साल की बेटी अगर रो रही है, आप कहें कि आप वहां जाकर बैठ जाओ उस कोने में। पहले शुरू में आपको वहां जाके इसको बिठाना पड़ेगा, वहां जाके उसको बिठा दें और उसको बोले जब आप, व्हेन यू विल फील बेटर, अभी वो आपको गुस्सा आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील इट, बट आप जब अच्छा फील करो तो आप आ सकती हो, अदरवाइज टिल देन आपको यहाँ पर बैठना है। वो शुरू में बहुत शोर मचाएगी, उसके लिए नई प्रैक्टिस होगी, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी ताकि आपका बच्चा रियलाइज कर सके कि उसका क्या हक है और उसके क्या फराइज हैं, और आपकी बड़ी बेटी रियलाइज कर सके कि उसने किसी को अनजस्टिस नहीं करने देना अपने आप के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yeah, that's a very important point. I'm getting it. ओके जी अस्मा। पे ना साहिल अदीन का बहुत अच्छा मैंने एक लेक्चर सुना था कि बच्चे बाय डिफॉल्ट खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्पेशली जिस एज में कॉलेज की बेटी है, इस एज में तो उनकी सेल्फिशनेस जो होती है ना वो अरूज पे होती है। ऐसा ही है। उनकी अगर पेरेंट्स कुछ काम नहीं करते तो जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो तब जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वो बहुत उनके अंदर वो हमने नोटिस किया कि जब बहुत छोटे बच्चे 3 साल के स्कूल जाना शुरू करते हैं तो इनिशियली वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इनिशियली वो बहुत मूड टेंशन थ्रू करते हैं, बहुत रोते हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक पूरा एक सेल्फिशनेस का वो हिसार सा बनाया होता है ना, वो टूटता है ना, जाहिर है पीयर इंटरेक्शन होता है, आपको शेयरिंग सिखाई जाती है, आपसे समटाइम्स बुली करते हैं बच्चे, आपसे आपकी चीजें छीन लेते हैं। तो ये जो खुदगर्जी वाला एलिमेंट है, ये बच्चों के अंदर इनबिल्ट होता है, फिर हम उसको सेल्फलेसनेस सिखाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस एज में बच्चे को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, एक तो वो हमने सिखाना है ताकि उसके अंदर से उस तरह से सेल्फिशनेस खत्म हो। सेकेंडली उसको ये जो जैसे बता रही हैं कि बड़ी बेटी की चीज छीन लेने वाला उसका होता है या चीख के ले लेने वाला होता है, ये उसका वंस अगेन यहाँ पे भी उसको वो जो पेशेंस का एक लेवल के नहीं भाई किसी की चीज में नहीं ले सकता या ले सकती, ये एक ओवरऑल प्रैक्टिस है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो शायद आई एम बीइंग हार्श विद द चाइल्ड, या जिस तरह से जो बातें आपने बताई हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इसके ऊपर शो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये उसका डिफॉल्ट सेटिंग है जिसके ऊपर वो टेंट्रम थ्रो कर रही है। डिफॉल्ट सेटिंग है सेल्फिशनेस, उससे उसको बाहर निकाल रहे हैं तो जाहिर बात है वो चीखेगी तो सही, लेकिन वो चीखना जो है उसको हम एंटरटेन नहीं कर सकते, उसको हम चैनल करेंगे उसके चीखने को। ऐसा ही है, और प्रैक्टिसेस और कम्युनिकेशन के साथ जो है बच्चा फिर लाइन पर आना शुरू हो जाता है। और आप देखें उनकी बड़ी बेटी के अंदर एक नेगेटिव अप्रोच आ रही है कि वो गिव अप कर रही हैं और वो अनजस्टिस होने दे रही हैं अपने साथ, तो वो पेशेंटली उस चीज़ को पोलाइटली हैंडल करने की उनके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो रही। तो वो ज़रूरी है कि अपने छोटे बहन भाई को कैसे टैकल करना है। She won't be able to say no when she grows up, और फिर वो विक्टिम बन जाएगी, और फिर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, विक्टिम ग्लोरिफिकेशन।
फिर वो अपने विक्टिम होने को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देता है इंसान। ये इतनी मैं इस लेक्चर की बात कर रही हूँ और मुझे याद नहीं है वो, आई विश कि मैं उसको ढूंढूं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो एक बच्चा जो शुरू में बुली होता है, यानी जिस तरह से बड़ी बेटी है उसका बिहेवियर पैटर्न आगे जाके क्या बन जाएगा, और जो छोटी है उसका बिहेवियर पैटर्न, और दोनों ही अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके वो अपना सेल्फिशनेस की मतलब विक्टिम बनने में भी सेल्फिशनेस होती है। ऐसा ही है। वो अल्टीमेटली वो चीज जो है ना वो डिस्टर्ब, वो पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखें ना, विक्टिम बनने के बाद आप जस्टिफाई करते हैं ना खुद को, लेम एक्सक्यूजेस लेकर कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो ये हूँ। ब्लेम गेम खेलते हैं, फिर ये कि देखो मैं कितना सब्र कर रही हूँ और ये और वो सारा कुछ, वो विक्टिम ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाती है। तो इसी का मुझे टेंशन है, सेल्फ पिटी में चला जाता है इंसान, वो विक्टिमाइजेशन मेंटालिटी बन जाती है, और वो मुझे टेंशन इसी चीज की होती है। टेंशन ना लेना सैरिश, हमने टेंशन नहीं लेनी। हमने इस वर्कशॉप में यही सीखा है कि हमने टेंशन नहीं लेनी। हमने अपने हिस्से का काम करने के ऊपर होमवर्क करना है, बैठकर क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज किया करें। आपके बच्चों के ट्रिगर्स, आपके बच्चों के बिहेवियर्स क्या चल रहे हैं आजकल, उनके ऊपर होमवर्क करेंगी तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि आपको कैसे टैकल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको छोटी बेटी को कैसे टैकल करना है, उसके अंदर क्या डेवलप हो सकता है, और बड़ी बेटी को कैसे टैकल करना है, उसके अंदर क्या डेवलप हो सकता है। फिर आप एक और प्रैक्टिस भी शुरू करवा सकती हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ये जो सिबलिंग राइवलरी शुरू हो जाती है, इससे आप स्केप कर सकती हैं बच्चों को, कि आप बच्चों की हफ्ते में वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक जिम्मेदारी लगा दें कि आप ने छोटे बच्चे को जो है ना वो बेबी सिटिंग करनी है। अब आप बेबी सिटिंग के लिए एक घंटा दे दो, बेटे को दे दो कि छोटी बेटी की बेबी सिटिंग करनी है। वो कैसे करेगा, वो रीडिंग करवाएगा उसको, या उसके साथ खेलेगा, या उसको पैम्पर करेगा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें कंडीशन क्या होगी कि आपने बिल्कुल पोलाइट रहना है, मामा की तरह सॉफ्टली बहन को डील करना है, टैकल करना है। और वो उस तरीके से आप अपने दोनों बड़े बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें, ताकि क्या होगा, उससे आपका घर का काम भी, आपका जो कंधों का बोझ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपके बच्चे, हम कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर हम उनको काम देंगे, उनसे काम करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां लगाएंगे। आप अपनी 3 इयर्स की बेटी को भी कोई ना कोई काम दे सकती हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, जब आपने टेबल लगानी है तो आप उसको बोलें चलो ये प्लेट्स ले लो, वहां रख कर आओ। और वो इस उम्र के बच्चे बहुत शौक से काम करते हैं। जब आप लॉन्ड्री फोल्ड कर रही हैं, कपड़े क्लोथिंग जो फोल्डिंग होती है वो बच्चे के साथ करवा रही हैं, तो वो बहुत शौक से करेंगी चीजें। इन चीजों में उस बच्ची को इंडल्ज भी करें, और अपने बड़े बच्चों को जो है वो बेबी सिटिंग की ट्रेनिंग्स भी दें, ताकि वो उनको पता हो कि छोटे बहन भाई अगर मम्मा बाबा एब्सेंट हैं, जगह नहीं है घर पर, तो उनको कैसे उसको डील करना उनको आना चाहिए। ये बहुत जरूरी एलिमेंट है, क्योंकि हमारी फैमिलीज में बहुत अर्जेंसीज हो जाती हैं। ये आपको बड़ी हेल्प करेगी आगे जाकर, लेकिन आपके बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप होंगे ना, वो बड़े पॉजिटिव और हेल्दी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल, ये मैं करती भी हूँ, अल्लाह का शुक्र होता भी है, बहुत दोनों ख्याल भी रखते हैं। लेकिन ये कि और जो चीजें मुझे समझ आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकल में लाऊंगी। और जज़ाकल्लाह खैर। मैंने जो खुद प्रैक्टिस की थी ना चीजों, उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। जब मेरा बेटा बड़े वाला जो सबसे बड़ा बेटा था ना, तो वो जाहिर बात है कि वो अपने कजन्स की तरफ या दोस्तों की तरफ जब मैं लेके जाती थी, तो आई मेड हिम रियलाइज कि आपके अपने घर में जब बच्चे आएंगे तो यू आर गोइंग टू शेयर योर टॉयज विद हिम। और चूंकि वो अकेला रहा 5 साल तक, उसके साथ कोई बच्चा नहीं था, तो उसको बड़ा मुश्किल लगता था अपनी कोई चीज शेयर करना। फिर मैं जब उसको लेकर जाती थी कहीं और, तो मैं वहां पे भी उधर बैठे हुए बच्चों से भी कहती थी, नाउ यू आर गोइंग टू शेयर योर टॉयज विद ज़ुहाब। अच्छा, वो उधर से शेयरिंग सीखता था, देखता था कि अच्छा बच्चे शेयर कर रहे हैं। अब वो घर आता था, और घर अच्छा वापसी पे आते हुए उसको ये होता था कि मैं कोई टॉय ले आऊं, यानी जिस दोस्त से मैं मिला हूँ उसका कोई टॉयज हाथ भी ले आऊं। तो मैं कहती थी कि नहीं, आपके टॉयज आपके हैं, आप वो शेयर करते हो लेकिन देते नहीं हो। तो घर आते थे तो कोई बच्चा अगर आता था ना और वो कहता था कि कोई ज़ुहाब के किसी टॉय को पसंद करके कहता था कि लेके जाना है, तो मैं फिर वो मेंशन करती थी कि ज़ुहाब कहता था मैंने नहीं देना, तो मैं ज़ुहाब की वो बात कोट करती थी कि ज़ुहाब जब कहीं जाता है और वो चीज उससे खेल कर आता है तो वो उसकी टॉयज लेकर नहीं आता, ताकि नेक्स्ट टाइम जाके फिर उसी टॉय से खेले। तो आप भी ये टॉय लेकर नहीं जा सकते, और आप जो है ना वो ये टॉय यहाँ रख दे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हाँ आप भी खेलेंगे उससे। मतलब बच्चों की, ये मैंने अपने तीनों बच्चों के साथ प्रैक्टिस की है ये चीज। मेरे बच्चों ने ना तो कभी कोई की कोई चीज लेकर आते थे,
और इतना अच्छा, मतलब जो मुफीज के टाइम के ऊपर जुहाब कम्युनिकेट करता था उस बच्चे से, यानी जो मेरे छोटे बेटे के साथ कोई बच्चा उसका टॉय लेके जाना चाह रहा होता था तो जुहाब बैठ जाता था, कहता था नहीं नहीं आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो आप फिर खेलना इस टॉय से। तो जैसे मुफीज आपके घर आएगा तो मुफीज आपका टॉय लेकर नहीं आएगा, और फिर वो वैसे ही वो रेप्लिकेट हुआ नीचे मेरे बेटी के साथ। तो ये चीज जो है ना कि कहाँ नो कहना है और कहाँ शेयरिंग करनी है, ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो इन छोटी छोटी चीजों से बहुत अच्छे बच्चों के डेवलप हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर ऑल ऑफ यू। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानी के मामलात करे और इस्तकामत दे, हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम कॉन्स्टेंटली इन पैटर्न्स को इनके ऊपर काम भी कर सकें और प्रैक्टिस में भी ला सकें, ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, हिदायत की तरफ उनको लेके जाने की कोशिश कर सकें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हिदायत के रास्ते पर रखे और ईमान बिल खात्मा करे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।